नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1161 नगर स्वामी किन का निमंत्रण। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। जुओक्यू हाओयू को दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा देखकर दवा बनाने के चबूतरे पर मौजूद सारी भीड़ सन्नाटे में डूब गई। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे जिन्होंने ये दृश्य देखा था। उनमें से कई लोगों के दिल में सिहरन दौड़ गई। ये यून बेहद निर्दयी था। वह व्यक्ति अमरता मंडप का एक युवा स्वामी था, फिर भी ये यून ने इतनी दृढ़ता से उसकी भुजाएं काट डाली। उसने सचमुच कोई रियायत नहीं दी। हुयान कांग की हथेलियों पर ठंडा पसीना आ रहा था। इससे पहले जब भी यून की भुजाएं दांव पर लगी थीं, तो लगभग उसकी भुजाएं भी दांव पर लग गई थीं। वह लगभग मान ही गया था। शुक्र है कि उसमें ऐसा करने का आत्मविश्वास नहीं था, वरना वह जुओक्यू हाओयू के बगल में जमीन पर पड़ा होता। अगर एक रसायनज्ञ अपने हाथ खो दे तो क्या वह पूरी तरह से अपाहिज नहीं हो जाएगा? हुयान कांग अभी भी उस डर से उबर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि ये उनकी बेपरवाह निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। ये देखकर वह दहशत से कांप उठा। ये बदमाश तो एक अभिशाप था। ये यून निर्दयी और दृढ़ निश्चयी था। इसके अलावा वह युवा था और उसका भविष्य उज्ज्वल था। जब तक वह परिपक्व होगा, क्या वह धीरे धीरे बदला नहीं लेगा? हाओयू को साथ ले आओ, हम जा रहे हैं। जुओक्यू बो का चेहरा उदासी से भर गया। असंख्य अमर मंडप के प्रमुख होने के नाते उन्होंने ये यून से विनती की थी, लेकिन उन्हें ऐसा व्यवहार मिला। अब रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसके पीछे चल रहे अनुयायी आगे बढ़े और गंभीर रूप से घायल जुओक्यू हाओयू को उठने में मदद की। भाई जुओक्यू, क्या आप अभी जा रहे हैं? क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी थी? नगर प्रमुख किन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नगर स्वामी किन, ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात नहीं जानते। चूंकि आपका मुझसे बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं अपने ऊपर अपमान नहीं मोल लूंगा, जुओक्यू हाओयू ने गुस्से में कहा। हालांकि यही यून ही थी जिसने कार्रवाई की, लेकिन नगर स्वामी किन ने स्थानिक आयाम नियमों का उपयोग करके जुओक्यू हाओयू को वहीं रोक दिया। यह उनके रवैये का स्पष्ट संकेत था। उसने नगर स्वामी किन के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन अपने सौम्य और विनम्र चेहरे का इस्तेमाल करके बार बार एक निर्दयी व्यक्ति की चापलूसी करना व्यर्थ था। उसने अपना पवित्र मंच वापस लिया, अपनी आध्यात्मिक नाव पर सवार हुआ और चला गया। जुओक्यू बो के चले जाने के बाद भीड़ स्वाभाविक रूप से तितर बितर हो गई। कई लोगों ने ये यून को मिली जुली भावनाओं से देखा। निस्संदेह ये यून मायरीड सिटी में एक नया उभरता सितारा बनेगा। हालांकि यह इस शर्त पर निर्भर था कि वह मायरीड इमॉर्टल पवेलियन के दबाव को झेल सके। ये यून नगर स्वामी किन के सामने आया और शेष 4 सर्वोच्च महल की बर्फीली हृदय की गोलियां निकाली। उसने कहा, महाराज किन, इन 4 गोलियों से मेरा 8 लाख रूनों का कर्ज चुकाया जा सकेगा। मैं इन्हें नगर स्वामी किन को दे रहा हूं। यदि नगर स्वामी किन को गोलियों की आवश्यकता नहीं है तो मैं इन्हें मिरियड पवेलियन में रूनों के बदले आपको चुका दूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं। हालांकि ये यून ने आत्मा को पुनर्स्थापित करने वाले अवशेष को खरीदने के लिए 800,000 रून्स का उपयोग नहीं किया था, फिर भी नगर स्वामी किन की मदद के लिए ये यून आभारी था। सुप्रीम पैलेस आइसहार्ट पिल्स सर्वोच्च श्रेणी की गोलियां थीं। हालांकि इनका इस्तेमाल लिंगशी एयर को बचाने के लिए किया जा सकता था और ये उसके लिए उपयोगी भी थी, लेकिन उसने पहले इनका इस्तेमाल नगर स्वामी किन का कर्ज चुकाने के लिए करने का फैसला किया। नगर स्वामी किन ने गोलियों पर एक नजर डाली और कहा, उस समय तुमने कहा था कि तुम मुझे 3 महीने में चुका दोगे। मुझे लगा कि तुम सिर्फ शेखी बघार रहे हो, लेकिन देखो अभी तो सिर्फ आधा महीना ही बीता है। तुम सचमुच एक काबिल नौजवान हो। मुझे भी ये गोलियां विशेष रूप से मंगानी पड़ती हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें रून्स के बदले देने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें स्वीकार करता हूं। हालांकि 4 सुप्रीम पैलेस आइसहार्ट गोलियों की कीमत 800,000 से ज्यादा रून्स है। इसके अलावा ये गोलियां बेहद उच्च गुणवत्ता की हैं। इनमें से 2 गोलियां लेना ही मेरे लिए तुम्हारा फायदा उठाना है। चूंकि नगर स्वामी किन ने केवल 2 ही स्वीकार किए, इसलिए यून ने अपने बगल में खड़ी राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की ओर देखा। उसने शेष 2 उसे सौंप दिए। ये किस लिए है? राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने धीरे से पूछा। जब ये यून गोलियां बना रहा था तब वह उसके लिए चिंतित थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक होते देख वह आखिरकार निश्चिंत हो सकती थी। आपकी मदद और भरोसे की बदौलत मैं आखिरकार मायरीड सिटी में बस सका। चूंकि आप आत्म साधना करते हैं, इसलिए ये गोलियां आपके लिए उपयोगी होंगी। इसे मेरी सद्भावना की अभिव्यक्ति समझे, ये यून ने कहा। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी उन्हें अस्वीकार करने ही वाली थी कि तभी उसने नगर स्वामी किन को ये कहते सुना, तो फिर बुक्सिया, तुम्हें इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसा कि कहावत है, जो दूसरों की कृपा प्राप्त करता है और उसका प्रतिफल नहीं देता, वह सज्जन नहीं होता। इसके अलावा तुम्हारे इस मित्र के पास तो अद्भुत रसायन विद्या का कौशल है। तुम उसके गरीब होने से क्यों डरती हो? शायद आने वाले समय में मैं अपने युवा मित्र ही यून पर निर्भर रहूंगा। नगर स्वामी किन ने जोर से हंसते हुए कहा। जी हाँ अंकल किन, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने सिर हिलाया। ये यून, आधे महीने में मेरे निवास पर एक वीणा वादन कार्यक्रम होगा जिसमें परी यूकिन भी भाग लेंगी। तुम क्यों नहीं आते? नगर स्वामी किन ने मुस्कुराते हुए ये यून से कहा। ये यून के रसायन शास्त्र कौशल ने उन्हें सुखद आश्चर्यचकित कर दिया था। ये यून को मायरीड सिटी के उच्च अधिकारियों के साथ मेलजोल का अवसर देकर यह उसके लिए एक प्रकार की सुरक्षा होगी। नगर स्वामी किन, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं अवश्य आऊंगा, ये यून ने कहा। ठीक है, तो मैं और वुक्सिया अब चलते हैं।
नगर प्रमुख किन ने युन शिनलॉफ्ट पर एक नजर डाली और गहरे अर्थ में कहा, आपका युन शिनलॉफ्ट जल्द ही काफी व्यस्त होने वाला है। नगर स्वामी किन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को विदा करने के बाद चर्चा में शामिल अधिकांश लोग चले गए। शेष लोग गोलियां तैयार करवाने के लिए वहीं रुक गए। मास्टर यी, मैं क्लियर माइंडेड में रोक्लिंजिंग पिल्स को परिष्कृत करना चाहती हूँ। मास्टर यी, मैं भी चरम इन गोलियों के साथ साथ पन्ना आत्मा की गोलियां और हृदय को पोषण देने वाली वस्तुएं बनाना चाहता हूँ। कई लोग यी युन से बात करने के लिए दौड़ पड़े। यी युन की अद्भुत रसायन विद्या को देखते हुए उनकी प्रसिद्धि फैलने से पहले ही उनसे दवाइयां बनवाना सबसे अच्छा था। वे यथासंभव अधिक से अधिक दवाइयां बनवाना चाहते थे। अगर वे कुछ दिन भी इंतजार करते तो शायद उन्हें मौका ही न मिलता। और भले ही तैयार की गई गोलियां खुद किसी काम की न हो, फिर भी उन्हें बेचकर भारी मुनाफा कमाया जा सकता था। आखिर यी युन द्वारा तैयार की गई गोलियां आम गोलियों से कहीं ज्यादा बेहतर थीं। लोगों को यी युन से अपनी गोलियां परिष्कृत करने के लिए चिल्लाते हुए देखकर रूएर धीरे से यी युन के पास गई और फुसफुसाकर बोली, ओह। यी युन ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में शरारत भरी झलक थी। मैं आपकी इच्छानुसार कुछ भी बना सकता हूँ। एक कड़ाही में लाखों मंत्र। आप उद्धरण चिन्ह। जो लोग सिर्फ अनुरोध कर रहे थे वे हिचकिचाने लगे। एक कड़ाही के लिए 10 लाख मंत्र। जिन गोलियों को वे परिष्कृत करवाना चाहते थे उनकी कीमत 1 लाख भी नहीं थी, लेकिन गोली परिष्करण शुल्क 10 लाख था। क्या तुम्हारे जैसे दोहरे चेहरे वाले लोगों ने मेरे युन शिनलॉफ्ट के सामने ये श्राप नहीं दिया था कि इस तरह की पट्टिका लगाना पागलपन है? अब तुम मुझसे दवाइयां क्यों बनवाना चाहते हो? अगर तुम में थोड़ी भी इज्जत बची है तो बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे घिन मत दिलाओ। ये युन ने इतना कहकर मुड़कर जाना शुरू कर दिया। उसे ऐसे बदमाशों को नाराज करने का कोई डर नहीं था। उसने जुओक्यू हाओयू की भुजाएं काट डाली और वह एक युवा मालिक था। इसलिए जब इन बदमाशों ने जुओक्यू हाओयू के साथ अपनी हैसियत के अंतर पर विचार किया तो वे समझ गए कि उन्हें जो व्यवहार मिला है उसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। उसे कैसे पता चला कि वह नौकरानी थी? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने युन शिनलॉफ्ट के सामने लगी पट्टिका का उपहास किया था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि नौकरानी को उनके चेहरे याद होंगे। आज हम बंद रहेंगे और सभी ग्राहकों को अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। बाहर लगी पट्टिका को भी हटा दें, ये युन ने अंदर लौटने के बाद रुए से कहा। जब उन्होंने ये पट्टिका लगाई थी तब उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। अब उन्होंने अपनी क्षमता साबित कर दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इस तरह की सस्ती दवा बनाने की सेवाएं जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। युवा स्वामी यी डोंग शाओकिंग अभी गया नहीं था। अध्याय 1162 युवा मास्टर बेफेन। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। संप्रदाय के गुरु डोंग ये युन ने देखा कि डोंग शाओकिंग बोलने में हिचकिचा रहे थे और डोंग शियाओवान पर एक तिरछी नजर डाल रहे थे। उनकी सांसें धीमी थी और शरीर दुबला पतला था। वह आह भरे बिना नहीं रह सके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डोंग शियाओवान जैसी सुंदर लड़की ऐसी अजीब स्थिति में कैसे फंस गई। अंदर आ जाए, हालांकि हो सकता है मेरे पास कोई समाधान न हो। धन्यवाद युवा स्वामी यी। डोंग शाओकिंग ने डोंग जियाओवान को यी युन की कीमिया प्रयोगशाला में मदद की। डोंग शियाओवान कद में छोटी थी। वह रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में एक पत्थर के पलंग पर सावधानीपूर्वक बैठी थी और कुछ हद तक संकोच भरी मुद्रा में थी। ये युन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। डोंग शियाओवान ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए थोड़ा सा शर्मा गई, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद कलाइयां दिखाई देने लगी। डोंग शियाओवान की बाहें 13 साल की बच्ची जैसी थीं, छोटी और सुंदर। ये युन ने डोंग शियाओवान की नब्ज महसूस करते हुए अपनी ऊर्जा दृष्टि सक्रिय की और उसके शरीर के भीतर ऊर्जा प्रवाह का अवलोकन किया। हालांकि दुष्ट शक्ति कुछ समय के लिए शांत हो गई थी, फिर भी वह डोंग शियाओवान के दांतियान में गहराई से समाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह डोंग शियाओवान के दांतियान में विलीन होने की कोशिश कर रही हो। शायद यही कारण था कि डोंग शियाओवान कितनी भी साधना कर ले, उसकी साधना का स्तर नहीं बढ़ पा रहा था। ये युन को स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि एक बार जब दुष्ट शक्ति पूरी तरह से डोंग शियाओवान के साथ विलीन हो जाएगी तो शायद उसे बचाना असंभव हो जाएगा। क्या ये किसी प्रकार का पुराना राक्षस था जो डोंग शियाओवान को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था? ऐसा विचार ये युन के मन में कौन था? हालांकि कुछ सोचने के बाद उसने इस संभावना को खारिज कर दिया। वशीकरण की प्रक्रिया आत्मा सागर से शुरू होती, न कि दांतियान से। इसके अलावा हालांकि उस दुष्ट आत्मा का चेहरा मानव चेहरे जैसा दिखता था, लेकिन उससे निकलने वाली अनुभूति किसी आध्यात्मिक आत्मा जैसी नहीं थी। ये युन ने एक पल के लिए झिझकते हुए स्थानिक आयाम के नियमों को अपने हाथों में एकत्रित किया और शुद्ध यांग दाव पैटर्न बनाए। पब फ्यूचर एड्स। ये युन ने डोंग शियाओवान के शरीर में शुद्ध यांग दाव पैटर्न डाले, जिससे उसके दंतियन के आसपास की महत्वपूर्ण नाड़ी नलिकाएं बंद हो गईं। शुद्ध यांग बुरी शक्तियों के विरुद्ध सबसे प्रभावी था। इन शुद्ध यांग दाव पैटर्नों के लागू होने से बुरी शक्ति द्वारा डोंग शियाओवान के जीवन को खतरा पहुंचाने की संभावना कम हो गई। हालांकि यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। फिलहाल साधना न करो, न ही अपनी युआनची का प्रयोग करो। अगर सेक्ट मास्टर डोन को कोई आपत्ति न हो तो मेरा सुझाव है कि डोंग शियाओवान मेरे साथ ही रहे। तुम्हारा क्या विचार है? युवा स्वामी यी, आप बहुत दयालु हैं। आपने शियाओवान की जान बचाई तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? ये सुनकर डोंग शाओकिंग को न केवल चिंता नहीं हुई बल्कि वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह चाहता था कि उसकी बेटी यही रह जाए ताकि भविष्य में ही युन उसे बचा सके। ठीक है, ये युन ने सिर हिलाया। तो मैं चलता हूँ शियाओवान, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। डोंग शाओकिंग ने मुट्ठी जोड़कर कहा। उन्हें अपनी बेटी को, जो किसी भी चीज का विरोध करने में असमर्थ थी, ये युन के साथ छोड़ने की कोई चिंता नहीं थी। चाहे ये युन के किए गए कार्य के प्रति उनकी कृतज्ञता हो या ये युन द्वारा बिना किसी मुआवजे के उनकी बेटी की जान बचाना, वे समझ सकते थे कि युन उच्च नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति था।
और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अगर ये यून के मन में अपनी बेटी के बारे में कोई विचार भी होता तो डोंग शाओकिंग उसे अनदेखा कर सकता था। ये यून हुयान कांग से अलग था। हुयान कांग लगभग मृत्यु के करीब था, फिर भी वही युवतियों के साथ मौज मस्ती करना चाहता था। ये यून की बात करें तो वह युवा था और उसका भविष्य उज्जवल था। अगर उसकी बेटी ये यून की साथी बन जाती तो भला इसमें क्या नुकसान होता। डोंग शाओकिंग के जाने के बाद ये यून एकांतवास में चला गया। अपने खाली समय में वह डोंग शियाओवान के शरीर में मौजूद दुष्ट शक्ति का अवलोकन करता था। समय बीतने के साथ ये यून की उस दुष्ट शक्ति के बारे में समझ गहरी होती गई और डोंग शियाओवान ने रू एयर के नक्शे कदम पर चलते हुए यून शिन लॉफ्ट के वैद्य बच्चों में से एक बन गई। जरूरत पड़ने पर डोंग शियाओवान रू एयर की मदद करती थी। दोनों मिलकर यून शिन लॉफ्ट को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती थी। इसी बीच ये यून की ख्याति तेजी से मायरीड सिटी में फैल गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने जुओक्यू हाओयू की भुजाओं को काटकर शुद्ध यांग ज्वालाओं से जलाकर राख कर दिया था और जूनियर होते हुए भी वह सुप्रीम पैलेस आइस हार्ट पिल्स को परिष्कृत करने और डोंग शियाओवान को जगाने में सक्षम था, जो एक रहस्यमय और घातक बीमारी से पीड़ित थी। उसकी गोलियों की गुणवत्ता जुओक्यूबो की गोलियों से भी बेहतर थी। इन दोनों कहानियों में से किसी एक को सुनने वालों की ओर से बिल्कुल आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली। मायरीड सिटी में रसायन शास्त्रियों का बहुत उच्च दर्जा था। भले ही यह सर्वविदित था कि यून ने मायरीड इमोर्टल पवेलियन को नाराज कर दिया था, फिर भी कई लोग यून से दवाएं बनवाने या उससे दोस्ती करने के लिए आते थे। क्या युवा स्वामी बेफेंग मुझसे मिलना चाहते हैं? वह कौन है? ये यून को डोंग शियाओवान ने ध्यान समाप्त करने के तुरंत बाद सूचित किया। युवा स्वामी बेफेंग का नाम झोउ बेफेंग है। वे मयरद नगर के झोउ परिवार से हैं। झोउ परिवार कोई संप्रदाय नहीं है, लेकिन यह एक बहुत शक्तिशाली गुट है। मयरद नगर के सभी गुटों में इसका तीसरा स्थान है। हालांकि यह मयरद अमर मंडप से कुछ कम शक्तिशाली है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। झोउ बेफेंग का झोउ परिवार में बहुत सम्मान है। परिवार के कई मामलों में निर्णय उन्हीं पर निर्भर करता है। युवा मास्टर बेफेंग पहले ही बाहर जा चुके हैं, डोंग शियाओवान ने आगे कहा। ये यून ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, उसे अंदर आने दो। चूंकि युवा स्वामी बेफेंग बेहद धनी थे, इसलिए अगर ये यून गोलियों के लिए यहाँ आता तो वह कीमत बढ़ा सकता था। ये यून को अगले 3 वर्षों में बड़ी मात्रा में रून सर्जित करने की आवश्यकता थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने पास आने वाले किसी भी काम को स्वीकार करना चाहता था। डोंग शियाओवान द्वारा संदेश दिए जाने के बाद 2 आदमी तेजी से अंदर आ गए। उनमें से एक व्यक्ति ने हल्के नीले रंग की लंबी आस्तीन वाली कमीज पहनी हुई थी। वह दूर से मुस्कुराते हुए ये यून का गर्मजोशी से अभिवादन करते हुए बोला, आप ही मास्टर यी होंगे। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं झोउ बेफेंग हूँ और ये युवा मास्टर झांग जियुआन है, जो मेरे झोउ परिवार के विशिष्ट अतिथि हैं। मास्टर यी, आप शायद युवा मास्टर झांग जियुआन की प्रतिष्ठा से परिचित न हो क्योंकि आप यहाँ नए हैं। वे मायरीड सिटी के एक प्रसिद्ध युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। झांग जियुआन जेड के पंखे से खुद को हवा कर रहा था। उसके व्यक्तित्व में एक तीक्ष्णता झलक रही थी और वह असाधारण प्रतीत हो रहा था। ये यून ने धीरे से अपना चाय का प्याला नीचे रखा और हल्के स्वर में कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि युवा स्वामी बेफेंग कौन सी औषधि बनाने की योजना बना रहे हैं? युवा स्वामी बेफेंग को पता होना चाहिए कि मेरी कीमतें सस्ती नहीं हैं। ये तो मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं, लेकिन मैं यहाँ मास्टर यी की सेवाएं लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं मास्टर यी को झोउ परिवार का विशिष्ट अतिथि बनने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। मेरे झोउ परिवार का मायरीड सिटी में काफी प्रभाव है। झोउ परिवार के सभी विशिष्ट अतिथि प्रतिभाशाली हैं। यदि मास्टर ये आपको हमारे यहाँ आमंत्रित करना उचित समझते हैं तो मायरीड इमोर्टल पवेलियन भी आपको आमंत्रित करने से पहले 2 बार सोचेगा। युवा मास्टर बेफेंग ने बड़े आत्मविश्वास से कहा और उनके चेहरे पर थोड़ा घमंड झलक रहा था। झोउ परिवार को एक विशाल वंश वृक्ष माना जाता था, जिसके अंतर्गत झांग जियुआन जैसे प्रसिद्ध प्रतिभावान लोग भी आते थे। युवा मास्टर बेफेंग ने अपनी बात को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए झांग जियुआन को विशेष रूप से साथ लाने का निर्णय लिया। हालांकि झांग जियुआन परी यूकिन और परी वुक्सिया से कमतर था, फिर भी वह एक प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली व्यक्ति था। एक बार युवा मास्टर झांग जियुआन ने एक महिला के कारण एक बड़े संप्रदाय को नाराज कर दिया था। हालांकि जब वे मेरे झोउ परिवार के विशिष्ट अतिथि बने तो उस संप्रदाय को अपना आक्रोश दबाना पड़ा। युवा मास्टर बेफेंग ने कहा। युवा मास्टर बेफेंग सही कह रहे हैं। ये यून, युवा मास्टर बेफेंग आज तुम्हें बचाने आए हैं। झोउ परिवार के बिना तुम अकेले रह जाओगे और अकेले दम पर कुछ भी करना मुश्किल है। झांग जियुआन ने ये यून की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नाराजगी महसूस हुई। जब से वे अंदर आए थे, ये यून तब से खड़ी नहीं हुई थी। जब झांग जियुआन झोउ परिवार के विशिष्ट अतिथि बने थे, तब उन्होंने अत्यंत विनम्रता से पहल करते हुए उनका संरक्षण स्वीकार किया था। इस तरह के पक्षपातपूर्ण व्यवहार और रवैये में अंतर से झांग जियुआन पहले से ही नाखुश था। इसके अलावा ये यून का अहंकार उसे और भी चिढ़ा रहा था। आप मुझसे विनती कर रहे हैं, माफ कीजिए, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये यून ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। मैं स्वभाव से अनुशासनहीन हूँ, इसलिए दूसरों के अधीन रहना मुझे ठीक नहीं लगता। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या असंख्य अमर मंडप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या क्या मुझे झोउ परिवार से सुरक्षा की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, अगर मैं सुरक्षा जैसी तुच्छ बात के लिए खुद को किसी गुट को बेच दूं तो मेरी मार्शल कला की साधना व्यर्थ हो जाएगी। ये यून ने बोलते हुए झांग जियुआन की ओर देखा। यंग मास्टर झोउ या यंग मास्टर झांग जैसे लोग यून के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे। अध्याय 1163 निमंत्रण पत्र। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की? झांग जियुआन गुस्से से आग बबूला हो गया। ये यून के शब्द उसके लिए एक करारा तमाचा थे।
क्या वह यह इशारा नहीं कर रहा था कि झोउ परिवार को खुद को बेचकर झांग जियुआन ने अपने मार्शल आर्ट के रास्ते को बेकार कर दिया? वह इस तरह के अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? ये यून ने झांग जियुआन को नजरअंदाज कर दिया। उसे शुरू से ही आभास हो गया था कि यह व्यक्ति उसके प्रति काफी शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है। उसकी पहली बात में ही धमकी भरा लहजा था। एक विशिष्ट अतिथि होने का अकेले काम करने की कठिनाई से क्या लेना देना है? झांग जियुआन एक प्रतिष्ठित अतिथि बन चुका था और चाहता था कि दूसरे भी उसके नक्शे कदम पर चले। जब उसकी मुलाकात अन्य योग्य प्रतिष्ठित अतिथियों से होती तो उसे ईर्ष्या भी होती थी। ये यून को ऐसे व्यक्ति को भावभीनी भाव से खुश करने की कोई जरूरत नहीं थी। युवा मास्टर बेफेंग ने ये यून को देखा और उनका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ जुड़ने के बारे में बात करने आया हूँ। मैं युवा मास्टर झांग को भी साथ लाया हूँ। इससे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं कितना गंभीर हूँ। शायद मास्टर ये मेरे झोउ परिवार को ज्यादा महत्व नहीं देते। ये यून ने युवा स्वामी बेफेंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर युवा स्वामी बेफेंग मेरी बातों का इस तरह से अर्थ निकालना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं ये यून स्वतंत्र रहना पसंद करता हूँ। इस समय मैं किसी के प्रति निष्ठा नहीं रखना चाहता। चूंकि आप दोनों औषधि बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, इसलिए मुझे अपनी एकांत साधना में लौटना होगा। कृपया चले जाए। हालांकि ये यून की झोउ बेफेंग से यह पहली मुलाकात थी, लेकिन डोंग शियाओवान के वर्णन से उसे उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी मिल गई थी। झोउ बेफेंग उसे झोउ परिवार के विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहा था, केवल परिवार में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। झोउ परिवार के प्रति निष्ठा जताकर वह स्वाभाविक रूप से झोउ बेफेंग के शिष्यों में से एक बन जाता। भविष्य में जब झोउ बेफेंग को पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिलती तो उसके पास और भी अधिक अवसर होते। लेकिन ये यून ने स्वयं ही इतनी साधना कर ली थी, तो उसे एक युवा गुरु का विशिष्ट अतिथि बनने की क्या आवश्यकता थी? कृपया मेरे छोटे मालिक की बात सुनिए और चले जाइए, डोंग शियाओवान ने कहा। ये यून ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने केवल ये यून की बात मानी। युवा मास्टर बेफेंग का चेहरा बेहद गंभीर और उदास हो गया। तो मेरी कामना है कि मास्टर ये को भविष्य में इसका पछतावा न हो। आप तो बस एक रसायनज्ञ हैं। इतने सारे दुश्मन बनाने के बाद अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। इतना कहकर युवा मास्टर बेफेंग ने ठंडी सी सांस ली और अपनी आस्तीन झटकते हुए चले गए। झांग जियुआन ने भी यून को ठंडी निगाहों से देखा और फिर यंग मास्टर बेफेंग के पीछे पीछे यून शिनलॉफ्ट से बाहर निकल गया। युवा स्वामी बेफेंग, वही यून सचमुच अपने भले की कद्र करना नहीं जानता। उसने न सिर्फ मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, बल्कि युवा स्वामी बेफेंग और झोउ परिवार के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। झांग जियुआन ने यून शिनलॉफ्ट की पट्टिका की ओर मुड़कर कहा, वह इतना घमंडी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह परिवुक्सिया को जानता है और वह नगर स्वामी किन की कनिष्ठ है। युवा मास्टर बेफेंग ने झांग जियुआन को आगे बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसमें कुछ कौशल तो है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। फिर भी उनमें से कुछ ही सफलतापूर्वक परिपक्व हो पाते हैं। उन्होंने आगे कहा, वह एक शीर्ष रसायनज्ञ है और उसका भविष्य उज्जवल है। ऐसे व्यक्ति से किसी बड़े गुट को मिलने वाले लाभ स्पष्ट हैं, लेकिन वह अभी केवल कनिष्ठ है, इसलिए ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर सकता। उसने भले ही मेरे झोउ परिवार को अस्वीकार कर दिया हो, लेकिन प्रमुख गुटों के अन्य लोग निश्चित रूप से उसे अपने साथ शामिल करने के लिए आएंगे। जल्द ही वह ऐसी स्थिति में होगा जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा। कौन सा गुट एक ऐसे प्रतिभाशाली कनिष्ठ को परिपक्व होने देगा जो भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकता है, लेकिन उनके प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेता? इसके अलावा उसने असंख्य अमर मंडप को भी नाराज कर दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि वह इससे कैसे निपटता है। चलो वापस चलते हैं। ... 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। पब फ्यूचर विज्ञापन। उस दौरान ये यून ने एकांतवास का बहाना बनाकर मेहमानों से दूरी बनाए रखी। झोउ बेफेंग के उदाहरण से प्रेरित होकर ये यून जानता था कि मायरीड सिटी के कई गुट उसे अपने विशिष्ट अतिथियों में से एक बनाना चाहेंगे। विभिन्न बड़े गुटों के लिए वह बलि के लिए रखे गए मोटे मेमने के समान था, क्योंकि जाहिर तौर पर उसके पास अपनी रक्षा करने का कोई साधन नहीं था। हर कोई चाहता था कि वह उनके प्रति वफादारी की शपथ ले। अगर वह उनके गुट में शामिल हो जाता तो वे शायद उससे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना चाहते। योद्धाओं द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों में हमेशा आत्मा का मामला शामिल होता था। शर्तें कितनी भी ढीली क्यों न हो, ये यून किसी भी हालत में हस्ताक्षर नहीं करता था। ये यून ने सभी आगंतुकों से मिलने और उन्हें नाराज करने के बजाय अपनी दुकान बंद रखने और सभी आगंतुकों को अस्वीकार करने का फैसला किया। 10 दिनों के भीतर मिस्टिक यांग मनो, 5 एलिमेंट्स माउंटेन मनो और कोर हॉट स्वॉर्ड क्लैन के लोग यून शिनलॉफ्ट में आए। हालांकि उन्हें ये यून से मिलने का अवसर तक नहीं मिला। इस मामले में वे झोउ बेफेंग से कमतर थे। युवक स्वामी गुयुआन परिवार की परी पर्पल रेन आपसे अपनी कला साधना करवाने आए हैं। गुयुआन परिवार मायरीड सिटी में मायरीड इमोर्टल पवेलियन के बाद दूसरे स्थान पर है। परी पर्पल रेन भी स्वर्ग की एक प्रसिद्ध और प्रिय पुत्री हैं। ख्याति के मामले में वे परी यूकिन से थोड़ी कम है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि परी पर्पल रेन परी यूकिन से कमतर है, बल्कि परी यूकिन हेवनली ट्रेजर्स आर्च में वीणा बजाती हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उन्हें अधिक लोग जानते हैं। वहीं पर्पल रेन गुयुआन परिवार में एकांतवास में रहती हैं। वे बहुत कम ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देती हैं, इसलिए उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। युवक स्वामी ये क्या आप सोचते हैं? डोंग शियाओवान ने सावधानी से कहा। ये यून ने उसे हिदायत दी थी कि वह किसी भी गुट के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेगा। हालांकि परी बैंगनी वर्षा अलग थी, उसका दर्जा तो झोउ बेफेंग से भी ऊंचा था। इसके अलावा वह गुयुआन परिवार से थी। मिरियड सिटी में एकमात्र गुट जो मिरियड अमर मंडप से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य था वह गुयुआन परिवार ही था। गुयुआन परिवार के एक कुलीन सदस्य होने के नाते परी बैंगनी वर्षा ने स्वयं पहल करके यून से मिलने का निर्णय लिया।
यह एक ऐसी घटना थी जिसकी कामना कई गुटों के युवा स्वामी करते थे। इसलिए कुछ विचार विमर्श के बाद डोन शियाओवान ने ये युन को सूचित करने का निर्णय लिया। परी बैंगनी वर्षा, गुयुआन परिवार। ये युन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए डोन शियाओवान से पूछा, शियाओवान, गुयुआन परिवार और मिरियड इमॉर्टल पवेलियन के बीच संबंध कैसे हैं? युवक स्वामी, हर गुट का अपना हित दांव पर लगा है। वे सतही तौर पर भले ही सौहार्दपूर्ण प्रतीत हों, लेकिन वास्तव में वे ऐसे नहीं हैं। ... उस समय युन शिन लॉफ्ट के बाहर एक सफेद जैद से बनी गाड़ी खड़ी थी। छोटी सी गाड़ी देखने में गर्म और क्रिस्टल जैसी चमकदार लग रही थी। गाड़ी की लगाम से 4 बर्फ जैसे सफेद शुद्ध नस्ल के यूनिकॉर्न बंधे हुए थे। उनकी पीठ पर पंख थे और वे बहुत ही शांत थे। श्रीमती, मैंने सुना है कि युन किसी भी गुट के किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार कर देता है। वह सचमुच अहंकारी है। लेकिन महोदया, आप अलग हैं। आप असंख्य नगरी की परी हैं। पता नहीं कितने नौजवान आपके सामने घुटने टेकने के भी लायक नहीं हैं। और आप स्वयं युन शिन लॉफ्ट में आए हैं। क्या युन आपको देखकर कृतज्ञता के आंसू या हैरानी से भर नहीं उठेगा? यह उसके लिए गुयुआन परिवार का विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर है। असंख्य नगरी में केवल हमारा गुयुआन परिवार ही असंख्य अमर मंडप का मुकाबला कर सकता है। गाड़ी में 2 लड़कियां थीं। एक नौकरानी के लिबास में थी। वह बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक महिला से बात कर रही थी। बैंगनी रंग के कपड़े पहनी लड़की हल्की सी मुस्कुराई। उसकी त्वचा मलाई जैसी थी और वह दुबली पतली थी। उसके चेहरे की बनावट आकर्षक थी और उसकी आंखों में ताजगी और उमंग झलक रही थी। उसे देखते ही आसपास की रौनक फीकी पड़ जाती थी। उसकी हल्की सी मुस्कान से ऐसा लगता था मानो वह दमक रही हो। तुम्हें तो बस मीठी मीठी बातें करना आता है, मुझसे कुछ और क्यों नहीं सीखती? बैंगनी पोशाक वाली लड़की ने नौकरानी के माथे पर धीरे से थपथपाया। लेकिन मेरा गुयुआन परिवार ही के लिए एकमात्र विकल्प है। उसने जोहू परिवार, मिस्टिक यांग हवेली, 5 एलिमेंट्स माउंटेन हवेली और कोरहॉट स्वॉर्ड क्लैन को एक एक करके टुकड़ा दिया है। वह शायद मेरे गुयुआन परिवार के आने का इंतजार कर रहा है ताकि वह खुद को सबसे ऊंची बोली पर बेच सके। ये तो वाकई एक चतुर योजना है। मुझे पहले ही वरिष्ठों के समूह से अनुमति मिल चुकी है। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए वे मुझसे और कुछ नहीं मांग सकते। वरिष्ठों के समूह ने मुझे अनुबंध में कुछ बदलाव करने की भी अनुमति दे दी है, जिससे मैं शर्तों को शिथिल कर सकूंगा। हे मैडम, आप तो हर बात को कितनी स्पष्टता से समझती हैं। तो ये युन खुद को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचना चाह रहा है। मुझे लगा था कि वो कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहा है। देखते हैं कि आपका स्वागत करते समय भी वो इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है या नहीं। नौकरानी खिले हुए फूल की तरह मुस्कुरा उठी। उसकी आवाज जैसे ही धीमी हुई, युन शिन लॉफ्ट का दरवाजा खुल गया। पब फ्यूचर एड्स। नौकरानी ने डोन शियाओवान को आराम से गाड़ी से बाहर जाते देखा और फिर गाड़ी को हल्के से प्रणाम किया। वह डोन शियाओवान को जानती थी। उसने सुना था कि डोन शियाओवान का नाम स्वर्ग की धन्य पुत्रियों की सूची में शामिल है, लेकिन जाहिर है वह अपनी मालकिन से बहुत नीचे थी। नौकरानी ने बड़ी नजाकत से गाड़ी के पर्दे उठाए। ऊपर से डोन शियाओवान की ओर देखते हुए उसने हल्के स्वर में कहा, आपके छोटे मालिक ने क्या कहा? डोन शियाओवान ने कहा, हमारे युवा स्वामी अभी भी एकांतवास में हैं, इसलिए वे परी बैंगनी वर्षा से नहीं मिल पाएंगे। ओह! गाड़ी के अंदर बैठी बैंगनी पोशाक वाली लड़की थोड़ी चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसके बगल में खड़ी नौकरानी गुस्से से बोली। उसकी भौहें तन गईं और उसने कहा, क्या वह अभी भी एकांतवास में है? सरासर बकवास। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, हमारी मालकिन बाहर इंतजार कर रही हैं। तुम्हें क्या हक है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बस करो। गाड़ी के अंदर बैंगनी पोशाक पहनी लड़की ने अपनी निजी नौकरानी की बड़बड़ाहट को बीच में ही रोक दिया। उसकी खूबसूरत भौहें थोड़ी तन गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि युन भी गुयुआन परिवार को ठुकरा देगा। और तो और, उसका ठुकराना पहले के सभी ठुकराने से अलग नहीं था। ये युन वास्तव में मायरीड सिटी के सभी गुटों को नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन क्या उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अपनी पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि के कारण वह उनके सामने शक्तिहीन था? कहावत है ना, नवजात बछड़े बाघों से नहीं डरते। मुझे लगा था कि वह खुद को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने का इंतजार कर रहा है। ये वाकई बड़ी बात होती, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना भोला होगा कि यह सोचेगा कि गुटों से अलग रहकर वह नगर स्वामी किन के बराबर का मुकाम हासिल कर लेगा। अगर वह हमसे मिलना नहीं चाहता तो उसे भूल जाओ। चलो वापस चलते हैं। चून की बैंगनी रंग के कपड़े पहनी लड़की ने अपना आदेश दे दिया था, इसलिए नौकरानी केवल पर्दा गिरा सकती थी। युन शिन लॉफ्ट से सफेद जैद से बनी गाड़ी के निकलने का दृश्य कई लोगों ने देखा। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उसके अंदर कौन बैठा था। यह तो चौंकाने वाली खबर है। गुयुआन परिवार की फेरी पर्पल रेन को भी अस्वीकार कर दिया गया है। अगर मैं होता तो बिना किसी झिझक के मान जाता। हे दिन दहाड़े सपने देखना बंद करो। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि ये युन की वर्तमान स्थिति बेहद गंभीर है। उसने असंख्य अमर मंडप को नाराज कर दिया है और कई प्रमुख गुट उससे सावधान हो गए हैं। भला कौन सड़क पर फेंके गए इतने सुंदर जैद के टुकड़े को उठाना नहीं चाहेगा? अगर वह उठाया ही न जाए तो शायद मुसीबत में पड़ जाएगा। गैंडों को उनके सींगों के लिए मारा जाता है, जबकि हाथियों पर उनके दांतों के कारण विपत्तियां आती हैं। यदि कोई बहुत मूल्यवान हो लेकिन अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो तो उसे पकड़कर दूसरों के लिए दवाइयां बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद मायरीड सिटी के शीर्ष 10 गुटों में से आधे से अधिक युन शिन लॉफ्ट गए थे, लेकिन निराश होकर लौट आए। एक दिन रू एयर खोई खोई सी सड़कों पर देख रही थी। अचानक उसने अपने सामने एक धुंधली सी आकृति देखी और एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। महोदया, ये पत्र नगर स्वामी की ओर से युवा स्वामी के लिए है। बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए निमंत्रण पत्र निकाला और उसे रू एयर को सौंप दिया।
ये सुनकर कि यह नगर स्वामी किन का पत्र है, रुए ने जल्दी से उसे ले लिया और कहा, धन्यवाद चाचा जी, मैं इसे अपने स्वामी तक पहुंचा दूंगी। ओह, नगर स्वामी किन का निमंत्रण, शायद यह वीणा वादन का कार्यक्रम है। उद्धरण चिन्ह। जब गोली का शोधन पूरा हो गया था तब नगर स्वामी किन ने यी यून को 6 महीने बाद नगर स्वामी हवेली में आयोजित होने वाले वीणा वादन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। आज ठीक 6 महीने बाद का दिन था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नगर स्वामी किन उसे विशेष रूप से निमंत्रण भेजेंगे। यी यून ने एर की ओर मुड़ते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे साथ नगर स्वामी के महल में चलिए। अध्याय 1164। सी यूशिंग। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। मायरीड सिटी के विभिन्न प्रमुख गुटों को सिटी लॉर्ड मैनर में आयोजित वीणा वादन के बारे में लंबे समय से जानकारी थी। सभी जानते थे कि परी यूकिन और परी वुक्सिया दोनों वहां उपस्थित होंगी। पैराडाइज चैप्टर के हेवनली ट्रेजर्स आर्च पर दोनों परियों ने एक रोमांचक मुकाबले में वीणा बजाई थी। जो लोग इसे देखने के लिए भाग्यशाली थे उन्होंने इसे आज भी संजो कर रखा है। वहीं जो लोग इसे नहीं देख पाए वे केवल खेद से भर सकते थे। आज का सितार वादन स्वर्ग की दो प्रिय पुत्रियों को एक बार फिर आपस में टकराते देखने का एक और अवसर था। जिन प्रमुख गुटों को निमंत्रण मिला था वे अपने साथ कई युवाओं को लेकर आए थे। वास्तव में यह महज परी यूकिन और परी वुक्सिया के बीच वीणा वादन मात्र नहीं था, बल्कि विभिन्न गुटों के युवा अभिजात वर्ग की एक भव्य सभा थी। जहां तक एक प्रतिभाशाली रसायन शास्त्री की बात है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा और परी वुक्सिया का मित्र भी था, कई लोगों को उम्मीद थी कि उसे नगर स्वामी किन द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। सिटी लॉर्ड मनों में दर्पण जैसी दिखने वाली झील पर दर्जनों रंग बिरंगी नावें तैर रही थीं। सबसे बड़ी नाव में एक ऊंचा चबूतरा भी था और वहीं सिटी लॉर्ड किन बैठे थे। एक नाव में लगभग 1 दर्जन वीणा वादक वीणा बजा रहे थे। झील की सतह के ऊपर 100 से अधिक नर्तक नृत्य कर रहे थे। हल्की हवा चल रही थी और झील का पानी जगमगा रहा था। यह मानो स्वर्ग से आया कोई चित्र हो। रुए पहली बार ऐसे भोज में आई थी। वह यी यून के पीछे पीछे चल रही थी और उसकी निगाहें आश्चर्य से चारों ओर घूम रही थीं। डोंग शियाओवान भी यी यून के पीछे पीछे चल रही थी। उसका व्यवहार इतना शालीन था कि वह प्रकट होते ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर गई। हालांकि उसे देखने के बाद लोगों की निगाहें अंततः यी यून पर ही टिक गईं। ये यी यून है। मास्टर ये वाकई एक प्रतिभाशाली नौजवान है, लेकिन उनकी कम उम्र के कारण ही उनमें अहंकार है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि वह आज के वीणा वादन में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों में उसने मायरीड सिटी के लगभग हर प्रमुख गुट को नाराज कर दिया है। आज का वीणा वादन उसके लिए आराम का समय नहीं होगा। रुए को उन सभी फुसफुसाहटों को सुनकर थोड़ी असहजता महसूस हुई। महोदय, उद्धरण चिन्ह, कोई बात नहीं। ये यून ने इन लोगों पर नजर डाली। वह जानता था कि अपनी क्षमता के चलते अगर वह किसी एक गुट में शामिल नहीं हुआ तो विभिन्न बड़े गुटों के संयुक्त प्रयासों से उसका दमन ही होगा। आज के वीणा वादन में भी उसके मित्रवत लोग बहुत कम थे और वाकई ये यून को कुछ जाने पहचाने चेहरे देखने को मिले। युवा स्वामी यी, हम फिर से मिल रहे हैं। ये बात जोऊ बेफेंग ने कही। उनके बगल में झांग जियुआन खड़े थे। ये यून द्वारा उन दोनों को नजरअंदाज किए जाने के कारण अब भले ही जोऊ बेफेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, झांग जियुआन अपनी आंखों में व्याप्त शीतलता या हत्या के इरादे को छिपा नहीं सका। झांग जियुआन ने चुपचाप अपनी तलवार की मूठ को छुआ। नगर स्वामी के महल में जाहिर तौर पर उसे तलवार निकालने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यह शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका था। ये यून, मैं तुमसे युद्ध में मिलना चाहूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हालांकि मैरीड सिटी में रसायन शास्त्रियों का दर्जा ऊंचा है, लेकिन मैरीड सिटी पर असली नियंत्रण ताकत पर निर्भर करता है, झांग जियुआन ने हल्के स्वर में कहा। जोऊ परिवार का समर्थन होने के कारण उसे ये यून को नाराज करने की जरा भी परवाह नहीं थी। झांग जियुआन की उकसाहट पर जोऊ बेफेंग ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसी क्षण एक मोहक महिला की आवाज सुनाई दी, आप ही यंग मास्टर यी होंगे। आज पहली बार मुझे पर्पल रेन को यंग मास्टर यी से मिलने का मौका मिला है। दुर्भाग्यवश यूनशिन लॉफ्ट में मेरा आना यंग मास्टर यी के एकांतवास के समय हुआ। बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक लड़की इत्मीनान से चलकर आए। वह गुयुआन परिवार की परी पर्पल रेन थी। जैसे ही परी बैंगनी वर्षा प्रकट हुई, डोंग शियाओवान की चमक भी फीकी पड़ गई। जब सुंदरता चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उनकी तुलना करना कठिन हो जाता है। उस समय तुलना उनके व्यवहार से निर्धारित होती है। परी बैंगनी वर्षा का व्यवहार सचमुच धुंध या धूरे जैसी बैंगनी वर्षा के समान था, जो मानो एक तेज हवा के साथ बह रही हो। मुझे इसके लिए बहुत खेद है फेरी पर्पल रेन। मैं बहुत लंबे समय से एकांत में था। एकांत से बाहर आने के बाद आज फेरी पर्पल रेन से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये यून ने मुट्ठी बांधकर मुस्कुराया। हालांकि ये यून को गुयुआन परिवार द्वारा आमंत्रित किए जाने में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी वह दिखावे के तौर पर दूसरों को आहत करने वाली अभद्र टिप्पणियों से बचने का प्रयास करता था, बशर्ते दूसरा पक्ष विनम्र हो। परी बैंगनी वर्षा, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे आज के वीणा वादन में नगर स्वामी किन का अभिवादन करना बाकी है। जैसे ही ये यून ने यह कहा, वह एक हॉल से गुजरा और बीच में मौजूद सबसे बड़ी नाव की ओर उड़ गया। नगर स्वामी किन, ये यून ने झुककर नगर स्वामी किन का अभिवादन किया। उसने नगर स्वामी किन के बगल में खड़ी राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की ओर देखा और कहा, परी वुक्सिया। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने अपनी बाहों में वीणा लिए हुए मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ये यून, तुम देर से आए। लो, सजा के तौर पर पी लो, नगर प्रमुख किन ने हंसते हुए कहा। इसके साथ ही सबकी नजर ये यून पर पड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यून यहाँ आने पर भी इतनी हाई प्रोफाइल बनाए रखेगी। ये बदमाश इसलिए निडर है क्योंकि हम सिटी लॉर्ड मैनर में हैं। ये यून को दूर से नाव की ओर उड़ते देख झांग जियुआन बेहद नाराज हो रहा था।
वह यंग मास्टर बेफेन के साथ ही भोज में प्रवेश कर पाया था, हालांकि उसे नगर स्वामी किन का अभिवादन करने का कोई अधिकार नहीं था। नगर स्वामी किन के बगल में खड़ी उस सुंदर महिला के पास तो वह जा भी नहीं सकता था। ये यून ने मुट्ठी बांधकर हंसा। उसने एक प्याला शराब पी और कुछ कहने ही वाला था कि तभी नगर स्वामी किन ने अचानक भौहें चढ़ा ली। अरे, अमर मंडप से भी लोग आए हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही नगर प्रमुख किन ने ये कहा, लोगों का एक समूह मुख्य द्वार से अंदर आ गया। समूह का नेतृत्व जुओक्यूबो कर रहे थे। जुओक्यूबो के बगल में एक युवा दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। उसने सफेद वस्त्र पहने थे और उसके काले बाल बेतरतीब ढंग से फैले हुए थे। उसकी पीठ पर एक तलवार लटकी हुई थी। लोगों का ये समूह उड़कर स्वतंत्र रूप से एक नाव पर उतरा। फिर वे बैठ गए। लंबे बालों वाले युवक ने मेज से शराब का एक प्याला उठाया और दूर से ही नगर स्वामीकिन को प्रणाम करते हुए कहा, नगर स्वामीकिन, मैं सी युशिन हूँ। कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सी युशिन। ये यून उस व्यक्ति को नहीं जानती थी। डोंग शियाओवान ने फुसफुसाते हुए कहा, महोदय, सी युशिन माया रीड इमॉर्टल पवेलियन के पवेलियन लॉर्ड के पद के उत्तराधिकारी हैं। माया रीड इमॉर्टल पवेलियन का सबसे बड़ा परिवार सी परिवार है। जहां तक जुओक्यू परिवार की बात है, वे शुरू में सी परिवार के विशिष्ट अतिथि थे। बाद में सी परिवार ने एक अद्वितीय व्यक्तित्व को जन्म दिया जिसने धीरे धीरे उन्हें अधिक शक्ति प्रदान की, जिससे वे माया रीड इमॉर्टल पवेलियन की स्थापना कर सके। पवेलियन लॉर्ड हमेशा से सी परिवार के वंशज रहे हैं, जबकि जुओक्यू परिवार धीरे धीरे माया रीड इमॉर्टल पवेलियन का दूसरा सबसे बड़ा परिवार बन गया। वे भी सत्ता के शीर्ष मंडलों में शामिल हो गए, लेकिन वास्तव में जुओक्यू परिवार ने अपनी प्रगति के लिए सी परिवार पर ही भरोसा किया है। ये यून ने सिर हिलाया। वह समझ गया था कि जुओक्यूबो सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ जुओक्यू हाओयू से अलग व्यवहार करता था। जुओक्यू हाओयू तो अमर मंडप का युवा स्वामी था, जबकि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी था। नगरपालिका प्रमुख किन के बगल में खड़ा व्यक्ति यून है, जिसने जुओक्यू हाओयू की भुजाएं काट दी थी। उसकी रसायन विद्या की क्षमताएं वाकई अद्भुत हैं। जुओक्यूबो ने ध्वनि संचार के माध्यम से सी युशिन से कहा, तो ये है वो। हाओयू और मैं साथ पले बड़े हैं। हम लगभग भाई जैसे हैं। हाओयू की समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। जहां तक कि यून की बात है, वो किन झेंगयान के समर्थन से मेरे अमर मंडप के खिलाफ खड़ा है। अगर हम इस मामले को नजरअंदाज करते हैं, तो क्या हम ये नहीं कह रहे कि मेरे अमर मंडप को कोई भी दबा सकता है? लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि हम किन झेंगयान से डरते हैं। इन लोगों को देखो, ये हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि जोऊ परिवार और गुयुआन परिवार की परी बैंगनी वर्षा दोनों को ही यून ने ठुकरा दिया है। सी युशिन ने ठंडे लहजे में कहा। हालांकि नगर स्वामी किन ने सी युशिन के अभिवादन के जवाब में अपना प्याला उठाया, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत नहीं पिया। उन्होंने केवल सी युशिन की ओर देखा और आराम से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि युवा स्वामी सी मुझसे मिलने आए, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने युवा स्वामी सी को निमंत्रण भेजा था। इस वीणा वादन के लिए नगर स्वामी किन ने ये यून को आमंत्रित करने के कारण मिरियड इमॉर्टल पवेलियन को निमंत्रण नहीं भेजा था। वो दोनों के बीच किसी भी प्रकार की असहज मुलाकात से बचना चाहते थे। सी युशिन बिना बुलाया आ गया था। इससे नगर स्वामी किन को लगा कि कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाँ, नगर स्वामी किन, आपने सचमुच मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन देखिए, कल माया रीड इमॉर्टल पैलेस में मेरी मुलाकात आपके प्रतिष्ठित वंश के युवा मास्टर वुफेंग से हुई। युवा मास्टर वुफेंग ने ही मुझे आमंत्रित किया था। ओह, सी युशिन की बातें सुनकर नगर स्वामी किन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। किन वुफेंग उनका युवा पुत्र तो था ही साथ सबसे कम सफल पुत्रों में से एक था। माया रीड इमॉर्टल पैलेस एक भव्य विलासितापूर्ण स्थान था, जिसका संचालन माया रीड इमॉर्टल पवेलियन द्वारा किया जाता था। ये हेवनली ट्रेजर्स आर्च के समान था, लेकिन माया रीड सिटी के बाहर निर्मित होने के कारण माया रीड सिटी के नियमों से मुक्त था। इससे योद्धाओं को अपनी अनैतिक इच्छाओं को पूरा करने की खुली छूट मिल गई। वे महिला दासों के साथ दुर्व्यवहार करते, लड़ाइयों पर जुआ खेलते, मादक पदार्थों का सेवन करते। जब तक उनके पास रूल्स होते, वे अपनी सभी गुप्त इच्छाओं को पूरी तरह से भोग सकते थे। किन झेंगयान को यह जानकर कैसे चैन मिल सकता था कि उसका छोटा बेटा मिरियड इमॉर्टल पैलेस चला गया है। उसी क्षण सी युशिन की आकृति एक लुप्त होती छाया में तब्दील हो गई और फिर नगर स्वामी किन की नाव में यही उनके ठीक पीछे प्रकट हुई। यही उनके बगल में सी युशिन को देखकर युवा मास्टर बेफेंग मुस्कुराए और आगे क्या होता है ये देखने के लिए इंतजार करने लगे। अब शायद ये दिलचस्प हो जाएगा। ये सिर्फ यंग मास्टर बेफेंग ही नहीं थे, ये यून द्वारा ठुकराए गए युवा प्रतिभाशाली लोगों ने भी सी युशिन और ये यून को एक ही नाव पर देखकर खुशी के भाव दिखाए। सी युशिन जुओक्यू हाओयू से बिल्कुल अलग थे। वे शायद ही कभी दूसरों से घुलते मिलते या सामाजिक संबंध बनाने की कोशिश करते थे, फिर भी वे बेहद प्रसिद्ध थे। इसका कारण उनकी असाधारण साधना गति और अद्भुत मार्शल कला थी। साथ ही साथ उन्हें माया रीड इमॉर्टल पवेलियन का उत्तराधिकारी होने का दर्जा भी प्राप्त था। सी युशिन का रवैया हमेशा दबंग और दिखावटी रहा। जो भी उसे उकसाता, उसे भयानक कीमत चुकानी पड़ती। लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर यह माया रीड सिटी नहीं होती तो सी युशिन तुरंत ही उनको मार डालता। बेशक यह नगर स्वामी का महल था। नगर स्वामी किन के सामने सी युशिन ही उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। सी युशिन को अपनी नाव पर आते देख नगर स्वामी किन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। सी युशिन बुरे इरादों से आया था, ये यून ने मुड़कर देखा। वह जानता था कि वह व्यक्ति उसी के लिए यहाँ आया है, लेकिन ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या कर सकता है? तुम ही हो यून, है ना? सी युशिन ने यून को देखते हुए तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। तुमने जुओक्यू हाओयू की भुजाएं काट डाली और मेरे असंख्य अमर मंडप की प्रतिष्ठा धूमिल की। मुझे तुमसे हिसाब बराबर करना चाहिए। तुम ऐसा कैसे करने की योजना बना रहे हो? ये यून की भौहें तन गईं। क्या वह नगर प्रमुख किन के सामने उस पर हमला करने वाला था?
दरअसल मेरा पसंदीदा तरीका यह है कि मैं तुम्हारे जैसे उन लोगों को पकड़ लूं जिन्होंने मायरीड इमॉर्टल पवेलियन को नाराज किया है और उन्हें मायरीड इमॉर्टल पवेलियन की काल कोठरी में फेंक दूं और फिर उन्हें यातना देकर मार डालूं। ये कहते ही उनके लहजे में बदलाव आया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं सी युशेन प्रतिभाशाली लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। युवा स्वामी की क्षमता ने मुझे प्रभावित किया है। इसके अलावा नगर प्रमुख किन आज यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं की बदौलत मेरे पास इस मामले को सुलझाने का एक बेहतरीन तरीका है। अध्याय 1165 हार स्वीकार करें और शर्त के नियमों का पालन करें। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। तुम्हारे मन में क्या योजना है? किन झेंग्यांग की आवाज ठंडी थी। मायरीड सिटी के नगर प्रमुख होने के नाते उन्हें सी युशेन की प्रतिष्ठा की जरा भी परवाह नहीं थी। ये यून उनका आमंत्रित अतिथि था। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के साथ ये यून के संबंध के बावजूद किन झेंग्यांग उसे अपने निवास पर किसी भी तरह की मुश्किल में नहीं पड़ने देते। अगर उन्होंने ऐसा किया और यह बात फैल गई तो वे नगर प्रमुख कैसे रह पाएंगे? हाँ, नगर स्वामी किन, देखो तो सही, आप अपने से छोटों की रक्षा कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं सी युशेन वैसे तो दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए मैं अपवाद बना देता हूँ। नगर स्वामी किन की प्रतिष्ठा को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? इसके अलावा युवा स्वामी ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। हो सकता है कि हाओयू के साथ उनकी कुछ गलतफहमियां रही हो, लेकिन अब मामला सुलझ गया है। हालांकि मेरे अमर मंडप से जुड़े कुछ मामले हैं, मुझे उन्हें पूरी तरह से सुलझाना होगा। नगर स्वामी किन, चिंता मत करो, मैं जो प्रस्ताव दे रहा हूँ वह युवा स्वामी के लिए भी अच्छा है। जैसे ही सी युशिंग ने बोलना शुरू किया, उसके हाथ में एक सुनहरी किरण चमकी। उसकी हथेली के ऊपर एक सुनहरा स्क्रॉल तैरता हुआ दिखाई दिया। सोने का वह स्क्रॉल धीरे धीरे खुलने लगा। उस पर शानदार दाव पैटर्न बने हुए थे, जिससे वह अत्यंत गहन प्रतीत हो रहा था। सी युशिंग ने कहा, यह एक आत्मा अनुबंध है जो युवा स्वामी के लिए तैयार किया गया है। हाओयू ने पहले वाकई गलती की थी, लेकिन उसे जो सजा मिली वह बहुत गंभीर थी। युवा स्वामी को मेरे असंख्य अमर मंडप को जवाब देना होगा। इस आत्मा अनुबंध की केवल 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि युवा गुरुजी यह वादा करे कि वे कभी भी असंख्य अमर मंडप के शत्रु नहीं बनेंगे। जब तक असंख्य अमर मंडप के शिष्य जानबूझकर युवा गुरुजी को नाराज नहीं करते, तब तक उन्हें असंख्य अमर मंडप के किसी भी शिष्य पर हमला नहीं करना है। दूसरी शर्त यह है कि युवा गुरुजी को 600 वर्षों तक असंख्य अमर मंडप की सेवा करनी होगी। उसके बाद वे यहाँ रहने या जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इन 600 वर्षों के दौरान मेरा असंख्य अमर मंडप उन्हें एक मुख्य शिष्य या वरिष्ठ गुरु के समान सम्मान देगा। हम युवा गुरुजी को साधना के सभी संसाधन और रसायन शास्त्र की सामग्री उपलब्ध कराएंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता हो सकती है। हालांकि यदि मेरे असंख्य अमर मंडप को किसी भी औषधि की आवश्यकता होगी तो युवा गुरुजी बिना किसी आपत्ति के उन्हें उपलब्ध कराएंगे। इसलिए इन 600 वर्षों के दौरान युवा गुरुजी को अपनी मर्जी से असंख्य अमर मंडप नहीं छोड़ना है। यदि उन्हें जाना ही है तो उन्हें वरिष्ठ गुरुओं के समूह से अनुमति लेनी होगी। यदि युवा स्वामी इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो सभी मतभेद दूर हो जाएंगे। जैसे ही सी युशिंग ने बोलना शुरू किया, उसने अनुबंध को यी यून की ओर हवा में उछाल दिया। जब झू बैफेंग, झांग जीवान और अन्य गुट के अभिजात वर्ग ने अनुबंध की सामग्री सुनी तो वे कुछ हद तक निराश हुए। इसे यी यून के लिए दंड के रूप में भी नहीं माना जा सकता था। अब फ्यूचर एड्स। पहली शर्त को विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं थी। इसे यी यून पर प्रतिबंध के रूप में भी नहीं माना जा सकता था। दूसरी शर्त की बात करें तो भले ही यी यून के लिए यह एक छोटी सी सजा थी, लेकिन वहां मौजूद कई लोग इसकी दिली तमन्ना रखते थे। एक अमर मंडप के गुरु द्वारा दिया जाने वाला सम्मान और सभी आवश्यक सामग्रियां तैयार मिलना एक सपने जैसा था। आखिरकार एक रसायनज्ञ के प्रशिक्षण में सामग्रियों पर भारी खर्च होता है। कई गोलियों के निर्माण में विफलता से धन की भारी हानि होती है। लेकिन अगर कोई उन्हें परिष्कृत करने का प्रयास ही न करे तो वह अपनी रसायन विद्या की क्षमताओं को नहीं बढ़ा पाएगा। हालांकि सी युशिन का प्रस्ताव थोड़ा प्रतिबंधात्मक था, लेकिन इसके फायदों को देखते हुए यह उचित था। सी युशिन की बातें सुनकर फेरी पर्पल रेन ने भौहें चढ़ा ली। सी युशिन द्वारा प्रस्तावित शर्तों से गुयुआन परिवार का लाभ काफी कमजोर हो गया था। ये यून को लुभाने का एकमात्र तरीका इस प्रस्ताव को मात देना था। ऐसा लगता है कि सी युशिन ने खुद पर संयम बरता है। ऐसा करके उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई है जो अमर मंडप की गरिमा को बनाए रखती है और उन्हें एक रसायनज्ञ भी दिलाती है। ये सौदा अमर मंडप के लिए बहुत लाभदायक है। लोग अपनी नावों पर दबी आवाज में चर्चा कर रहे थे। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यून अपना सिर हिलाकर कहेगा, क्षमा करें, लेकिन मैं आपकी इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता। ये सीधे तौर पर अस्वीकृति थी, बिना कोई कारण बताए। ओह, सी युशिन की तलवार जैसी भौहें तन गईं। उन्होंने आज अपने उग्र व्यवहार को रोककर यीयून को सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने का मौका दिया था, लेकिन यीयून ने हद पार कर दी थी। क्या उन्होंने वास्तव में ऐसे अनुकूल हालातों को ठुकरा दिया? अगर सिर्फ पहली शर्त होती तो मैं पूरी तरह मान जाता, लेकिन दूसरी शर्त तो बिल्कुल नामुमकिन है। 600 साल का समय तो बहुत लंबा होता है, लेकिन सिर्फ आपके द्वारा मुझे साधना के सारे संसाधन और रसायन शास्त्र की सामग्री मुहैया कराने का वादा करना, सच कहूं तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता ही नहीं कि मायरीड इमॉर्टल पवेलियन मुझे साधना के सारे संसाधन और रसायन शास्त्र की सामग्री मुहैया करा सकता है। ये यून की साधना का स्तर अब दाव महल के स्तर पर था। विश्व वृक्ष, सर्वोच्च 9 रत्न दाव महल और 4 9 पत्ती दाव फलों की उपस्थिति के कारण उसके द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा असाधारण रूप से बढ़ती जा रही थी। यह उसी स्तर के योद्धाओं से कहीं अधिक थी, तो फिर असंख्य अमर मंडप के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कैसे संभव था? हालांकि ये यून ने सच कहा था, लेकिन उसके शब्द सी युशिन के कानों में उपहासपूर्ण व्यंग्य की तरह लगे।
उसने पहले ही अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन यी यून ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। सी युशेन गुस्से से उबल रहा था। पब फ्यूचर एड्स। वह अचानक हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में ठंडे दिल से हत्या करने का इरादा झलक रहा था। ठीक है, लोग कहते हैं कि तुम घमंडी हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच का दायरा सचमुच बढ़ गया है। तुम्हारे जैसा एक नौसिखिया योद्धा मेरे अमर मंडप को कुछ भी नहीं समझता। नगर स्वामीकिन, मैंने आपके सम्मान में खुद को रोका था, लेकिन ये उनको ये पसंद नहीं आया। इस तरह अपमानित होने के बाद सी युशेन इस मामले को कैसे शांत होने दे सकता था? उसकी नजर में अगर नगर स्वामीकिन न होता तो ये यून अब तक एक लाश बन चुका होता। नगर प्रमुख किन ने हल्की सी आह भरी। उन्हें पहले लगा था कि ये यून मान जाएगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये यून ऐसी बात कहेगा। इसीलिए सी युशेन का क्रोधित होना स्वाभाविक था। अंकल किन, ये यून ऐसी शर्त पर कभी सहमत नहीं होगा। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने अपनी बात रखी। ये यून को अच्छी तरह समझने के कारण उसकी बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। स्पष्ट था कि असंख्य अमर मंडप उसे सहारा देने में असमर्थ था। वुक्सिया, तुम भी ऐसा कह रही हो? नगर स्वामीकिन स्पष्ट रूप से राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की बातों पर विश्वास करने के लिए प्रवृत्त थे। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए उन्हें विश्वास होने लगा कि ये यून बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही थी। इसके अलावा ये यून उनकी मेहमान थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी मेहमान की रक्षा करनी ही थी। सी युशेन, चूंकि ये यून आपके अनुबंध से सहमत नहीं है, इसलिए आज के लिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। मयरद अमर मंडप के नियमों के अनुसार हार स्वीकार करना और शर्त के नियमों का पालन करना आवश्यक है। मैं आपको याद दिला दूं कि यह शर्त सर्वप्रथम जुओक्यू हाओयू द्वारा प्रस्तावित की गई थी। अब ये यून के हाथ में नहीं है। भले ही आपके मयरद अमर मंडप की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची हो, यह जुओक्यू हाओयू के कारण है, न कि ये उनके कारण। नगर प्रमुख किन के शब्दों से उनका झुकाव स्पष्ट हो गया। सभी समझ गए थे कि इस वीणा वादन में ये उनको छूना असंभव था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सी युशेन केवल निराश होकर घर लौट सकता था। हालांकि सी युशेन का रवैया दबंग था और वह किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं था। क्या वह आज नगर स्वामीकिन के सामने ये यून से निपटने के लिए नगर स्वामी के महल में आया था, ये जाने बिना कि वह केवल एक दीवार से टकराने वाला है? जब लोग इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी अचानक सी युशेन जोर से हंस पड़ा। नगर स्वामीकिन, आपने कहा था कि हार मान लेनी चाहिए और शर्त के नियमों का पालन करना चाहिए। मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। वास्तव में ये बात आपने 2 बार कही है। जब आपने जुओक्यू हाओयू को उसके हाथ घायल होने से पहले रोका था, तब भी आपने यही बात कही थी। मैंने पहले बताया था कि मुझे यंग मास्टर वुफेंग ने इस वीणा वादन के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मैं विस्तार से बताना भूल गया था। यंग मास्टर वुफेंग ने मुझे इस वादन के लिए इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि उन्होंने एक लड़ाई में अपनी भुजाएं दांव पर लगाई थी और हार गए। आज वह दिन है जब उनकी भुजाएं काट दी जाएंगी। इसलिए यंग मास्टर वुफेंग ने मुझे नगर स्वामीकिन से मदद मांगने के लिए कहा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, नगर स्वामीकिन ने कहा, हार मान लो और शर्त के नियमों का पालन करो। सी युशेन ने बड़ी सहजता से ये शब्द कहे। इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। किन जेंगयान के सबसे छोटे बेटे किन वुफेंग ने मायरीड इमोर्टल पैलेस में एक जुआ हार दिया था और अब उसके हाथ काटे जाने वाले थे। अध्याय 1166, निरंतर आक्रामकता। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। असंख्य अमर महल असंख्य अमर मंडप के क्षेत्रों में से एक था। किन वुफेंग का इतने संवेदनशील समय में अपनी भुजाओं को दांव पर लगाना और हार जाना संदेह पैदा कर रहा था। यह बहुत संभव था कि सी युशेन ने जुओक्यू हाओयू की भुजाएं काटने का बदला लेने के लिए किन वुफेंग के लिए जाल बिछाने के लिए दूसरों को उकसाया हो। हालांकि किन वुफेंग एक निकम्मा व्यक्ति था, लेकिन जब उसके बेटे के हाथ काट दिए जाएंगे तो नगर स्वामी किन की क्या प्रतिक्रिया होगी? सबकी निगाहें नगर प्रमुख किन के चेहरे पर टिक गईं। ये छोटा मालिक सी तो वाकई बहुत अभिमानी है। सोचो भी कैसे, वो ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? परी पर्पल रेन ने अपना छोटा सा मुंह ढकते हुए धीरे से कहा। उस समय नगर स्वामी किन ने अपने दोनों हाथ आर्मरेस्ट पर रखे हुए थे और सी युशेन को घूर रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, सी युशेन, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उसकी गहरी भारी आवाज घंटी की तरह गूंज रही थी। नगर स्वामी से अचानक एक भयानक आभा निकली, मानो एक दमनकारी हत्यारा इरादा सी युशेन पर केंद्रित हो गया हो। उसी क्षण झील की सतह पर लहरें फैल गईं और काले बादल एक भयंकर तूफान की तरह छा गए। कितनी शक्तिशाली आभा है! ये यून अंदर ही अंदर व्याकुल हो गया। उसने पहले कभी ऐसी आभाएं केवल फेलिसिट्स रेन लॉर्ड, डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड और अन्य शक्तिशाली हस्तियों से ही महसूस की थी। हालांकि नगर स्वामीकिन का साधना स्तर निश्चित रूप से आनंदमय वर्षा स्वामी की तुलना में थोड़ा कमजोर था। शायद नगर स्वामीकिन दिव्य स्वामी स्तर में पूरी तरह प्रवेश करने से बस कुछ ही कदम दूर थे, या शायद वे दिव्य स्वामी के साधना स्तर पर थे, लेकिन अभी तक दिव्य स्वामी राजसी चिन्ह के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुए थे। एजोर यांग लॉर्ड द्वारा छोड़े गए गॉड एडवेंट टॉवर में वापस आकर यही उनको पहली बार डिवाइन लॉर्ड रॉयल सील के अस्तित्व के बारे में पता चला। प्रत्येक एम्पायरियन हेवन में केवल 72 डिवाइन लॉर्ड रॉयल सील थीं। ये स्वर्ग पृथ्वी नियमों से उत्पन्न दिव्य वस्तुएं थीं। किसी डिवाइन लॉर्ड का डिवाइन लॉर्ड रॉयल सील के साथ विलय होना या न होना शक्ति में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता था। एक क्षेत्र के अधिपति और असंख्य नगर के शासक के रूप में नगर स्वामीकिन सी युशेन को एक दिव्य स्वामी की क्रोधित ज्वालाओं का अनुभव करा रहे थे। नगर स्वामीकिन की शक्ति के सामने सी युशेन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और वह एक कदम पीछे हट गया। मैं तो बस यंग मास्टर वुफेंग का संदेश पहुंचा रहा हूं, इसमें धमकी क्या है? हालांकि चूंकि नगर स्वामीकिन पहले ही हार मान लेने और शर्त के नियमों का पालन करने को कह चुके हैं, इसलिए मैं यंग मास्टर वुफेंग को ये शब्द बिना किसी बदलाव के बता सकता हूं। सी युशेन ने अपने उग्र स्वभाव को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए कहा।
सी यूशेन के पास असंख्य अमर महल में किन वुफेन था और असंख्य अमर मंडप की पूरी शक्ति उसका समर्थन कर रही थी। यद्यपि किन झेंगयांग अत्यंत शक्तिशाली था, सी यूशेन को इस बात का डर नहीं था कि नगर स्वामी उस पर हमला करेगा। वह जुओक्यू हाओयू नहीं बल्कि असंख्य अमर मंडप का उत्तराधिकारी था। नगर स्वामी किन का चेहरा उदास हो गया। कहावत है कि शेर जैसा पिता कुत्ते जैसा बेटा पैदा नहीं करता, लेकिन किन झेंगयांग इस कहावत का बिल्कुल उल्टा था। उसका एक भी बेटा होनहार नहीं था। उसके कुल 6 पुत्र थे, उनमें से 2 की मृत्यु उसके नाम कमाने से पहले ही हो गई थी। शेष 4 पुत्र पिछले वाले से भी बदतर थे। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र किन वुफेन को बार बार दंडित किया था, लेकिन किन वुफेन मार्शल आर्ट में माहिर नहीं था। वह पतन में लिप्त था और स्वर्गीय खजाने के मेहराब और असंख्य अमर महल जैसे कुटिल अड्डों का नियमित ग्राहक था। अब जब वह जाल में फंस गया था और अपने पिता को नियंत्रण में रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो किन झेंगयांग का क्रोधित न होना भला क्या मायने रखता। हालांकि मायरीट सिटी के नगर प्रमुख के रूप में उन्हें निष्पक्ष रहना था और सभी के साथ समान व्यवहार करना था। सी यूशेन चाहे वह किसी का भी पुत्र हो, उसे मिरियट सिटी के नियमों का पालन करना होगा। यदि वह दूसरों के साथ जुआ खेलता है तो उसे हार स्वीकार करनी होगी और शर्त के नियमों का पालन करना होगा। उसे अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। नगर स्वामी किन के शब्द दर्पण जैसे शांत झील में गूंज उठे। ये सोचना तो सरासर मूर्खता होगी कि उसके बेटे का इस्तेमाल उसे अपनी अंतरात्मा से समझौता करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा सकता है। ये यून स्पष्ट रूप से भावुक हो गई। नगर स्वामी किन वास्तव में एक साहसी और स्पष्टवादी सज्जन थे जिनमें शिष्टता की प्रबल भावना थी। हालांकि वही ये भी जानता था कि आज के संघर्ष की जड़ वही है। भले ही किन वुफेन दिखावटी था, लेकिन अगर वह न होता तो वह इस कपटपूर्ण साजिश का शिकार नहीं होता। हालांकि नगर स्वामी किन महान सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे, लेकिन किन वुफेन की भुजाएं काटे जाने पर वे चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। धन्यवाद नगर स्वामी किन, लेकिन यह मामला मेरी जिम्मेदारी है। मुझ जैसे कनिष्ठ के लिए आपको खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए यी यून ने सी यूशेन की ओर मुड़कर कहा, इस मामले का नगर स्वामी किन से कोई लेना देना नहीं है। आपने युवा स्वामी वुफेन के खिलाफ साजिश सिर्फ इसलिए रची क्योंकि आप मुझे निशाना बना रहे थे। जो भी तरीका आपके पास हो इस्तेमाल कीजिए। हा 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 हा, सी यूशेन जोर से हंसा। सोचो, तुमने टोस्ट ठुकरा दिया और बदले में हार मान ली। मैंने, सी यूशेन ने कभी हार कब झेली है। मैंने तुम्हारी प्रतिभा का सम्मान किया और पहले तुमसे अच्छे से बात की, लेकिन तुमने मेरी थोड़ी सी छूट का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। अब तुम पहले वाले समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हो। बहुत देर हो चुकी है। सी यूशेन ने दुष्टतापूर्ण ढंग से हंसते हुए अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक अनुबंध निकाला। उसने उसे सीधे यी यून की ओर फेंक दिया। वह पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने औपचारिक शिष्टाचार का पालन किया। अगर यी यून को अपने हित की समझ नहीं होती तो वह उसे दबा देता। वह तर्क का पक्ष लेता था, इसलिए कोई उस पर दोष नहीं लगा सकता था। यी यून की ओर फेंके गए अनुबंध को देखकर सभी के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। यी यून अनुबंध को पकड़ नहीं पाया। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और अनुबंध रुककर उसके सामने हवा में तैरने लगा। अनुबंध की सामग्री को पढ़ने के बाद यी यून हंस पड़ा। 600 साल अब 6000 साल हो गए हैं, और साधना संसाधन मुफ्त में नहीं दिए जाते, और मुझे असंख्य अमर मंडप के योगदान अंक प्राप्त करने के लिए गोलियां, साधना तकनीकें और अन्य धन दौलत सौंपनी होंगी। तभी मैं असंख्य अमर मंडप के साधना संसाधनों का आदान प्रदान कर पाऊंगा। ये तो वाकई बहुत बढ़िया शब्द है। जब यी यून ने ये कहा तो सब लोग दंग रह गए। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि सी यूशेन ने शुरू से ही इस अनुबंध का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। जहां तक पहले अनुबंध की बात है, वह तो सिर्फ दिखावा करने का एक छल था। दूसरा अनुबंध यी यून के लिए बेहद प्रतिबंधात्मक था। एक युवा रसायन शास्त्री जो सुप्रीम पैलेस आइसहार्ट पिल्स का उन्नत संस्करण तैयार कर सकता है, वह वाकई एक अद्भुत प्रतिभा का धनी बन सकता है। उसके लिए एक पीढ़ी का महान रसायन शास्त्री संत बनना भी कोई असंभव बात नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति पर स्वाभाविक रूप से अमर मंडप की नजर होगी। ये भी संभव है कि जुओक्यू हाओयू का मामला उनके लिए अपनी चाल चलने का मात्र एक बहाना था। प्राचीन काल में एक ऐसे रसायन शास्त्री की कहानी प्रचलित थी जिसके पास असाधारण रसायन शास्त्र कौशल था। हालांकि उसकी क्षमता सीमित थी और अंततः उसे कैद कर लिया गया और गोलियां बनाने के लिए मजबूर किया गया। शायद मायरीड इमॉर्टल पवेलियन के यी यून के लिए ऐसे ही इरादे थे। अनुबंध में 6000 वर्षों का उल्लेख था, लेकिन केवल स्वर्ग ही जानता था कि जब यी यून मिरियड इमॉर्टल पवेलियन जाएगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। सभी की निगाहें यी यून पर टिकी थीं और वे उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। और उस समय यी यून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। उसने अपने सामने रखे अनुबंध में झिलमिलाते दाव पैटर्न को देखा और धीरे से अपनी उंगली उठाकर अनुबंध पर एक साधारण रेखा खींच दी। वाह, शुद्ध यान तलवार की किरणें चमकी और पूरा अनुबंध पल भर में कागज के टुकड़ों में बदल गया। इसके बाद वह शुद्ध यान ज्वालाओं में समा गया और राख में परिवर्तित हो गया। संसाधनों के बदले योगदान अंक प्राप्त करने के लिए आपको योगदान देना। मैं, यी यून, आपके पास मौजूद असंख्य अमर मंडप की वस्तुओं के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। ये तो एक मजाक है। जैसे ही उसने राख को जमीन पर बिखरते देखा, सी यूशेन के चेहरे पर जानलेवा इरादा झलकने लगा। लगता है तुम सचमुच अपनी मौत चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। सी यूशेन की आभा विस्फोटित हुई और वह क्रोध से दहाड़ते हुए अपने पीछे छिपी तलवार को बाहर निकाल लाया। तुम तो महज एक मामूली रसायन शास्त्री हो, फिर भी इतनी अकड़ दिखाते हो। आज मैं तुम्हारे ये हाथ तोड़ दूंगा। बिना भुजाओं वाले किमियागर अपंग हो गए थे। अमरता मंडप अपने लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी शत्रु को पनपने नहीं देता था। ये यून का भविष्य उज्ज्वल था और अमरता मंडप से उसकी गहरी दुश्मनी थी। उसने वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे मारना जरूरी था।
अध्याय 1167 अकेले ही बोझ उठाना। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। सी यूशेन ये यून पर बुरी तरह क्रोधित था। उसने ये यून को वीणा वादन से बिना किसी नुकसान के जाने देने से इनकार कर दिया। सी यूशेन, अगर तुमने आज कुछ भी गलत किया तो मैं इसे अपने खिलाफ शत्रुता का कार्य मानूंगा। अगर तुमने मेरे मेहमान के हाथ काटे तो मैं तुम्हारी बाहें काट दूंगा। नगर स्वामी किन क्रोधित थे। सी यूशेन सचमुच उनके वीणा वादन के दौरान हमला करने की योजना बना रहा था। यह न केवल सिटी लॉर्ड मैनर था बल्कि मायरीड सिटी भी था। कानून के अनुसार मायरीड सिटी में लड़ाई प्रतिबंधित थी। नगर स्वामी किन, धन्यवाद। हालांकि यह मामला मेरे और सी यूशेन के बीच का है। कृपया इसमें जबरदस्ती हस्तक्षेप न करें, ये यून ने कहा। वह नगर स्वामी किन की वीरता के लिए पहले से ही आभारी था। आज की घटनाएं उन्हीं के कार्यों का परिणाम थी। ये यून ने सी यूशेन और उसके पीछे खड़े लोगों को देखा। वह जानता था कि सी यूशेन उसे पकड़ने के लिए इन लोगों को यहाँ लाया है। चाहे उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे तो सी यूशेन उसे जबरदस्ती अमर मंडप में वापस लाने की योजना बना रहा था। एक बार जब वह जबरदस्ती से अमर मंडप में प्रवेश कर जाता तो परिणाम स्पष्ट था। तुम्हारे मायरीड इमॉर्टल पवेलियन के ज़ुओक्यू हाओयू ने मुझे उकसाने की कोशिश की और अपनी अक्ल का दुरुपयोग करते हुए उसे अपने हथियार गंवाने पड़े। हार माननी ही पड़ती है और शर्त के नियमों का पालन करना पड़ता है। यह एक निर्विवाद नैतिक सत्य है, लेकिन तुम इस सत्य को मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन तुमने यंग मास्टर वुफेन के खिलाफ साजिश रची। नगर स्वामी किन को धमकाने के लिए ऐसे घिनौने काम करना गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। ये यून ने आगे कहा, अगर आप इस मामले को सुलझाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मुझे एक बात पूछनी है, अगर नगर स्वामी किन इस मामले से दूर रहें तो क्या युवा स्वामी वुफेन सुरक्षित रहेंगे। ये यून की वजह से किन वुफेन एक जाल में फंस गया था। हालांकि ये यून उसे नहीं जानता था, फिर भी वह नगर स्वामी किन के लिए इस मामले को सुलझाना चाहता था। मेरे मित्र, ये यून नगर प्रमुख किन ने भौहें चढ़ाकर उसे तुरंत रोक दिया। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के घूंघट से भी उनकी खूबसूरत आंखों में छिपी चिंता को छुपाया नहीं जा सका। नगर स्वामी किन, आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यून ने सी यूशेन को घूरते हुए गंभीर स्वर में पूछा, क्या आपने मेरी बात सुनी। हाँ, सी यूशेन जोर से हंस पड़ा। अगर नगर स्वामी किन इस मामले से दूर रहे तो युवा स्वामी किन वुफेन के साथ स्वाभाविक रूप से बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। जब उनका मनोरंजन हो जाएगा तो वे लौट आएंगे। जहां तक उनके कर्ज की बात है, मेरा मिरियड इमॉर्टल पवेलियन उन्हें चुका देगा। ठीक है। ये यून को इस बात का डर नहीं था कि सी यूशेन अपने वचन से मुकर जाएगा। यह असंभव था कि सी यूशेन या मायरीड इमॉर्टल पवेलियन सचमुच नगर स्वामी किन का विरोध करेंगे। युवा स्वामी ही इस सी यूशेन ने बहुत पहले ही अपना नाम कमा लिया था। उसकी ताकत बेहद है और उसे अमर मंडप का समर्थन प्राप्त है। डोंग शियाओवान और रू एर चिंतित दिख रही थी। कोई बात नहीं, ये यून ने बेपरवाही से कहा और नाव से झील के किनारे की ओर तेजी से भागा। उसे ले जाओ। सी यूशेन ने अपना हाथ हिलाया और उसके अनुयायी ये यून के पास दौड़कर आए और उसे पकड़ लिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। अनुयायियों में से एक ने हाथ हिलाकर जंजीरों का एक जोड़ा निकाला। ये जंजीरें गहरे समुद्र के काले लोहे से बनी थीं। इनकी सतह पर नियमवाचक चिन्ह खुदे हुए थे जो युआनची को अवरुद्ध कर देते थे। एक बार इन जंजीरों से बंध जाने पर व्यक्ति अपनी युआनची का उपयोग नहीं कर पाता था और दूसरों की दया पर निर्भर हो जाता था। इसे जंजीरों से बांध दो। सी यूशेन के होठों के कोनों पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। का जंजीरें अजगर की तरह थीं। वे ये यून के चारों ओर लिपट गईं और उसे जकड़ लिया। जैसे ही जंजीरों के आपस में टकराने की आवाज आई, एक दिव्य आकृति चमक उठी। जंजीरें आपस में जुड़ गईं और ये यून के युआनची के प्रवाह को पूरी तरह से रोक दिया। नगर स्वामी किन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सी यूशेन जबरदस्ती किसी को उनके नगर स्वामी के महल से ले जा रहा था। अपने बच्चे की सुरक्षा की परवाह किए बिना वह ऐसी घटना को होने नहीं दे सकते थे। जैसे ही वह कोई कदम उठाने ही वाला था, उसके बगल में बैठी राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के चेहरे के भाव बदल गए। चाचा किन, ये यून ने अभी अभी अपनी बात मुझ तक पहुंचाई है। वह आशा करता है कि चाचा किन कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी भी ये यून को लेकर चिंतित थी, लेकिन ये यून ने अपनी आवाज उसे पहुंचा दी थी। वह सचमुच नगर स्वामी किन को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहता था। हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं। अगर मैं कोई कदम नहीं उठाता तो क्या मुझे सचमुच यहाँ बैठकर ये यून को अमर मंडप में ले जाने देना होगा। जैसे ही नगर स्वामी किन बोल रहे थे, सी यूशेन के सेवक पहले ही ये यून को क्लाउड सिटी मनो के निकास द्वार की ओर ले जा चुके थे। उसे असंख्य अमर महल ले चलो। सी यूशेन ने हाथ हिलाया, लेकिन जब उसने ये यून को पत्थर जैसे चेहरे के साथ शांत भाव से चलते देखा तो वह तुरंत नाराज हो गया। कितना ताकतवर आदमी है, तुम मुझसे लड़ने के काबिल भी नहीं हो। जब हम असंख्य अमर महल पहुंचेंगे तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। सी यूशेन ये यून को लेकर नगर स्वामी के महल से बाहर तक गए। झील किनारे खड़े लोगों ने उनके लिए रास्ता बना दिया। इस युवा रसायन शास्त्री ने मायरीड इमॉर्टल पवेलियन को नाराज कर दिया था और उसे सिटी लॉर्ड मैनर से बाहर निकाला जा रहा था। उसके साथ क्या होगा यह अज्ञात था। शायद मायरीड इमॉर्टल पवेलियन उसे बंधुआ मजदूर बना दे और गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दे। इस संभावना पर विचार करने पर लोग आह भरे बिना नहीं रह सके। किन जेनग्यान के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। हालांकि ये यून ने उनसे गुहार लगाई थी कि वे कोई कदम न उठाएं, लेकिन वे चुपचाप बैठकर इस मामले को अनदेखा नहीं कर सकते थे। ये यून को नगर स्वामी के महल से बाहर ले जाया गया था और उन्होंने भी उनके पीछे जाने का फैसला किया। वुक्सिया, चलो साथ में मिरियड इमॉर्टल पैलेस चलते हैं। सी यूशेन मनमानी और धृष्टता से काम कर रहा है।
हो सकता है कि वह अपने कामों में बेईमान हो, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या उसके मिरियड इमोर्टल पवेलियन के एल्डर मेरे साथ, किन झेंगियान के साथ उतनी ही जल्दी मर्यादा को दरकिनार कर देंगे जितनी जल्दी उसने किया। मायरीड सिटी के नगर प्रमुख के रूप में किन झेंगियान की प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत शक्ति ने उन्हें हर प्रमुख गुट के लिए एक अचूक हस्ती बना दिया था। किन झेंगियान मायरीड इमोर्टल पवेलियन के उच्च अधिकारियों से मिलना चाहता था, हालांकि वह जानता था कि वे शायद उससे नहीं मिलेंगे। उन्होंने शायद सी युशेन की इस इच्छा को मान लिया था कि मामले को सुलझाने के लिए चरम तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। अपने सबसे छोटे बेटे को धमकी के रूप में इस्तेमाल करना और वीणा वादन के दौरान ये युन को अगवा करना अमर मंडप के उच्च अधिकारियों के लिए एक अपमानजनक कृत्य था। हालांकि सी युशिन युवा और लापरवाह था। इसके अलावा वह अपने घिनौने कृत्यों के लिए कुख्यात था। जब वह ऐसे काम करता था तो कोई भी आवाज नहीं उठाता था। यही बात किन झेंगियान को चिंतित कर रही थी। उसे संदेह था कि जब वह अमर महल पहुंचेगा तो अमर मंडप के कुछ ही महान बुजुर्ग उससे मिलने नहीं आएंगे और कहीं छिप जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। नगर स्वामी किन को सी युशिंग और उनके साथियों के पीछे हवेली से बाहर जाते देख रूए बेचैन हो गई। डोंग शियाओवान ने उसका हाथ थामते हुए कहा, चलो जल्दी से छोटे स्वामी के पीछे चलते हैं। हाँ, रू एर अपनी तंद्रा से बाहर निकली और तुरंत सिर हिलाया। डोंग शियाओवान और रू एर को समूह के पीछे भागते हुए देखकर उसके बगल में खड़ी फेरी पर्पल रेन की नौकरानी ने प्रसन्नता से कहा, उस समय यदि आप मेरी मालकिन का विनम्रतापूर्वक स्वागत करने के लिए बाहर आती और हमारे गुयुआन परिवार की एक विशिष्ट अतिथि बन जाती तो क्या आप ऐसी विकट परिस्थिति में फंसती। ये युन अपने दोस्तों के प्रति काफी वफादार है। हालांकि घुटनों के बल जीने के बजाय पैरों पर मरना जैसे दृढ़ निश्चय कभी कभी मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। परी बैंगनी वर्षा ने धीरे से कहा। फिर वह खड़ी हो गई और बोली, लगता है नगर स्वामी किन अमर महल की ओर जा रहे हैं। ये वीणा वादन शायद समाप्त हो चुका है। चलो हम भी उनके पीछे चलते हैं और कार्यक्रम देखते हैं। उसने नगर स्वामी की नाव पर बैठी राजकुमारी श्वेत लोमड़ी पर दृष्टि डाली। फिर उसकी दृष्टि एक और विशाल और ऊंची नाव पर पड़ी। उस पर एक ऐसी आकृति बैठी थी जो पतले बादल जैसी थी, मानो चांद को भी छुपाए हुए हो और एक हल्की अलौकिक आभा बिखेर रही हो। वह कोई और नहीं बल्कि परी युकिन थी। ये युन परी वुक्सिया की दोस्त है। परी वुक्सिया भी शायद साथ जाएगी। दुर्भाग्य से इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच कोई द्वंद्वयुद्ध नहीं होगा। परी पर्पल रेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और तेजी से झील की ओर उड़ गई। परी युकिन, राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने कहा, लगता है हमें आज का वीणा वादन रद्द करना होगा। मुझे चाचा किन के साथ असंख्य अमर महल जाना है। पैराडाइज चैप्टर की नाव में बैठी परी युकिन ने हल्की सी आह भरी। पिछली द्वंद्वयुद्ध में परी वुक्सिया के साथ मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था। वह उससे एक और मुकाबला करने के लिए बेताब थी, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मायरीड इमोर्टल पवेलियन और ये उनके बीच चल रहे संघर्ष के कारण वीणा वादन रद्द हो जाएगा। परी युकिन को भी उनकी स्थिति का पता चल गया था। आज उसे अमर मंडप को अपमानित करने का साहस करते देख उसने उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति पाया। मालकिन, चूंकि सितार वादन रद्द हो गया है, चलिए वापस चलते हैं। एक सुडौल और आकर्षक काया वाली नौकरानी आगे आए और बोली। परी युकिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, शायद यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोग हंगामा देखने जा रहे होंगे। चलो हम भी चलते हैं। अगर असंख्य अमर मंडप युन को अपना गुलाम बनाना चाहता है तो मुझे शक है कि दूसरे गुट चुप रहेंगे। बिना किसी प्रतिष्ठा या समर्थन के एक प्रतिभाशाली रसायनज्ञ के रूप में ये युन सड़क पर पड़े एक बेघर रत्न की तरह था। जो भी उससे मिलता वह स्वाभाविक रूप से उसे उठाकर अपना बनाना चाहता, और ये युन के जीवित रहने का एकमात्र रास्ता इन गुटों के बीच की दरारों में से रास्ता ढूंढना था। वह खुद को हर चीज से अलग नहीं कर सकता था। उसे अंततः किसी एक गुट पर निर्भर रहना पड़ा और सभी के हितों की रक्षा के लिए समझौता करना पड़ा। परी युकिन सही थी, यहाँ तक कि नगर स्वामी किन और परी वुक्सिया भी चले गए थे। उपस्थित लोगों में से आधे से अधिक लोग उनके पीछे चले गए थे। सिटी लॉर्ड मैनर के बाहर कई योद्धा मौजूद थे। उन्हें पता था कि उस दिन सिटी लॉर्ड मैनर में वीणा वादन का आयोजन हो रहा है। बिना निमंत्रण के वे केवल मैनर के बाहर ही खड़े रहे, दूर से वीणा की धुन सुनने की उम्मीद में। जब उन्होंने देखा कि सिटी लॉर्ड किन समेत सभी उपस्थित लोग जल्दी से मैनर से निकल गए तो वे स्तब्ध रह गए। वे क्या कर रहे थे? इसके अलावा उन्होंने देखा कि समूह के ठीक सामने ये उनकी युआनची को सील कर दिया गया था। उसे बांधकर शहर से बाहर ले जाया जा रहा था, और ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पता चला कि उसका साथ देने वाला व्यक्ति मायरीड इमोर्टल पवेलियन का उत्तराधिकारी था, सी युशेन। सी युशेन मायरीड सिटी में हमेशा सुर्खियों में रहता था। वह युवा पीढ़ी का सर्वमान्य व्यक्ति था। हालांकि उसके क्रूर कृत्य जगजाहिर थे। आज उसने मायरीड सिटी के सबसे प्रतिभाशाली रसायन शास्त्री को बंधक बना लिया था। इस घटना ने काफी हलचल मचा दी। क्या हो रहा है? ये युन को पकड़ लिया गया है। इसका संबंध मायरीड इमोर्टल पवेलियन और ये युन के बीच की दुश्मनी से होना चाहिए। उसे अभी वापस लाया जा रहा है, इसलिए लगता है कि ये युन के खिलाफ हालात बहुत खराब हैं। अध्याय 1168 कुन्हुआ पर्वत के नीचे। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। हालांकि मायरीड सिटी विशाल थी, फिर भी लोगों का समूह ऐसे चल रहा था मानो हवा उनके पैरों के नीचे हो। उन्होंने बहुत जल्दी पूरे शहर के क्षेत्रों को पार कर लिया। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं, जो जुलूस के गुजरते ही थम गए। मायरीड सिटी के नंबर 1 प्रतिभाशाली रसायन शास्त्री को शहर की युवा पीढ़ी के नंबर 1 व्यक्ति नगर स्वामी किन, परी युकिन, परी वुक्सिया और विभिन्न बड़े गुटों के अभिजात वर्ग के साथ देखकर लगभग आधे शहरवासी इस जमावड़े से भयभीत हो गए। लोग इस स्थिति के बारे में पूछताछ करने लगे और जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वे चकित रह गए। लोगों ने ये उनके साहस की प्रशंसा की और इस बात पर अफसोस जताया कि प्रतिभावान लोगों से स्वर्ग भी ईर्ष्या करता है। अन्य लोग दूसरों की पीड़ा देखकर प्रसन्न हो रहे थे और आने वाले शानदार प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे।
सिटी लॉर्ड मैनर से शहर के द्वार तक के रास्ते में जुलूस में लोगों की संख्या बढ़ती गई। शहर के द्वार से लगभग 5 किलोमीटर आगे स्थित मायरीड इमॉर्टल पैलेस की टेलीपोर्टेशन एरे के पास पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई। कुनहुआ पर्वत की चोटी पर मायरीड इमॉर्टल पैलेस का टेलीपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया था। मायरीड इमॉर्टल पैलेस तक पहुंचने के लिए बस टेलीपोर्टेशन सिस्टम में प्रवेश करना होता था। ये यून टेलीपोर्टेशन एरे ले लो, लेकिन जल्दी मत करो। एरे के दूसरी तरफ पहुंचते ही मैं तुम्हारा मनोरंजन करूंगा, सी युशेन ने चिढ़ाते हुए हंसते हुए कहा। उस समय यून किसी फंसी हुई मछली की तरह थी, पूरी तरह से उसकी दया पर। यह अहंकार का परिणाम था, जबकि उसे किसी तरह का समर्थन प्राप्त नहीं था। ये यून को जबरन बंधुआ मजदूरी में हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए जाने के बाद सी युशेन ने उससे बदला लेने के लिए तरह तरह के तरीके सोचे थे। तुम्हें अपनी रसायन विद्या की क्षमताओं के लिए वास्तव में आभारी होना चाहिए। इनके बिना तो मायरीड इमॉर्टल पैलेस पहुंचते ही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते और तुम्हें परियों को खिला दिया जाता, सी युशेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। एक बार जब वे मायरीड इमॉर्टल पैलेस पहुंच जाएंगे तो नगर स्वामीकिन भी यून की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसी क्षण ज़ुओक्यूबो पहले ही टेलीपोर्टेशन सरणी से गुजर चुका था और उसे सक्रिय कर चुका था। सी युशेन मुड़ा और उसमें प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। उसी समय ये यून को पकड़े हुए दोनों लोग उसे भी सरणी की ओर खींचने लगे, लेकिन ये यून अचानक रुक गया और फिर उसने अपना सिर घुमा लिया। किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो और आगे बढ़ो, सी युशेन के दोनों अधीनस्थों ने उसे फटकारा। ये यून ने अपने दोनों अधीनस्थों की ओर देखा, उसकी आंखों में शरारती भाव झलक रहा था। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ अमर महल जाऊंगा? ओह, दोनों अधीनस्थ स्तब्ध रह गए। सी युशेन भी अचंभित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यून इस समय ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहा है। आखिर उसे ये तय करने का अधिकार कैसे हो सकता है कि वह कहाँ जाएगा। मैं बस इतना चाहता था कि नगर स्वामी किन इस मामले से दूर रहे और उन्होंने ऐसा ही किया है। बदले में आपने किन वुफेन को रिहा करने का वादा किया था। मैं आपके साथ नगर स्वामी के महल और मयरद नगर से बाहर आया था। इन सब बातों का नगर स्वामी किन से कोई लेना देना नहीं है। नगर स्वामी किन भले ही कोई कार्रवाई न कर रहे हो, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपकी दया पर निर्भर रहूंगा। अब जब हम मयरद नगर से बाहर आ गए हैं तो मेरे द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई मयरद नगर के कानूनों के अधीन नहीं होगी, ये यून ने आराम से कहा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये यून का मतलब क्या था? क्या वह इन परिस्थितियों में भी कार्रवाई करने की योजना बना रहा था? अब जबकि वह टेलीपोर्टेशन एरे पर था और उसकी युआन ची को ब्लैक आयरन की जंजीरों से सील कर दिया गया था, तो वह क्या कर सकता था? इसके अलावा उनके सामने मायरीड सिटी की युवा पीढ़ी के नंबर 1 व्यक्ति सी युशेन खड़े थे। सी युशेन 700 वर्षों से अधिक समय से साधना कर रहे थे और 8वीं मंजिल के दाव महल के योद्धा थे। एक सदी पहले उन्हें सर्वोच्चता स्तर से नीचे के किसी भी योद्धा के बीच अजय माना जाता था। इसके अलावा सी युशेन अपने साथ 4 ऐसे अधीनस्थों को भी लाया था जो असंख्य अमर मंडप के संरक्षक थे। असंख्य अमर मंडप में संरक्षक की भूमिका निभाने के लिए 6 मंजिला दाव महल से ऊपर की साधना स्तर की आवश्यकता होती थी। साथ ही उनकी शक्ति समान साधना स्तर के अन्य योद्धाओं से कहीं अधिक थी। क्या ये यून पागल था जो ऐसी परिस्थितियों में उन पर हमला करने की बात कह रहा था? क्या वह मार खाने को उकसा रहा था? हा, ये यून के साथ चल रहे बैंगनी वस्त्रधारी रक्षक ने जोर से ठहाका लगाया। ऐसी स्थिति में भी तुम इतना घमंडी कैसे हो सकते हो? तुम तो बस एक निकम्मे हो। अगर तुम सच में शारीरिक पीड़ा सहना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बैंगनी वस्त्र पहने रक्षक ने बोलते ही एक भयावह मुस्कान के साथ ये यून की ओर कदम बढ़ाया। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया वह अचानक रुक गया। वह असहाय होकर देखता रह गया क्योंकि यून पर लगी काली लोहे की जंजीरें धूसर रोशनी में समा गईं। इसके बाद उन पर अंकित नियमवाचक चिन्ह एक घिसी हुई रेत की मूर्ति की तरह काली धूल की परतों में विलीन हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खदेड़ा जा रहा हो। कुछ ही सेकंड में काले लोहे की जंजीरों पर अंकित नियमवाचक चिन्ह पूरी तरह गायब हो गए। वे साधारण जंजीरों में बदल गईं, जो अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के बावजूद ये यून की ताकत का सामना करने में असमर्थ थी। ये यून ने अपनी मुठ्ठियां भींची और अचानक झटके से अपनी सारी युआनची ऊर्जा बाहर निकाल दी। काचा। इसके साथ हुए विस्फोट ने काले लोहे की सभी जंजीरों को अनगिनत धातु के टुकड़ों में तोड़ दिया जो हर दिशा में बिखर गए। ये यून ने अपने जोड़ों को ढीला किया और अपने सामने खड़े चारों रक्षकों को देखा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसके सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी। क्या? बैंगनी वस्त्रधारी रक्षक के चेहरे का रंग उड़ गया था। गहरे समुद्र की काली लोहे की जंजीरों ने अचानक अपने नियम आधारित पैटर्न कैसे खो दिए, जिससे ये उनको भागने का मौका मिल गया। क्या तुम मुझे शारीरिक पीड़ा पहुंचाना चाहते हो? पहले मैं तुम्हें सिखा दूं कि शारीरिक पीड़ा क्या होती है। ये यून की आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था और उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाकर बैंगनी वस्त्रधारी रक्षक पर सीधा मुक्का मारा। रक्षक भयभीत होकर चीख उठा और तेजी से पीछे हट गया। उसी समय उसने ये यून की मुट्ठी से आने वाली हवा को रोकने के लिए अपने हाथ आगे की ओर मोड़ लिए, लेकिन उसी क्षण ये यून के चारों ओर 9 उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुई। तलवारों की किरणें बिजली की तरह सीधे उसकी ओर बढ़ीं। चा तलवारों की किरणें एक उग्रहिम तूफान की तरह आगे बढ़ी, जिनमें तेजधार वाली बर्फ थी जो किसी भी चीज का नाश कर सकती थी। बैंगनी वस्त्र पहने रक्षक के कपड़े फट गए क्योंकि तलवारों की किरणों से उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया, जिससे खून की धुंध फैल गई। बैंगनी वस्त्र पहने रक्षक दर्द से चीख उठा और पल भर में लगभग उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बूम! बैंगनी वस्त्र पहने रक्षक कराहते हुए जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन उसका शरीर गहरे घावों से भरा हुआ था। उसका खून कीचड़ में मिल रहा था और दर्द सीधे उसके दिल तक पहुंच रहा था।
जिस तरह से वह सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ रहा था, उससे लग रहा था कि वह लगभग मर चुका है। ये यून ने थाउजेंड स्नो फ्लाइंग सेबर को वापस बुलाया और सी यूशिन की ओर देखा। उसकी आंखों में तीव्र हत्या का इरादा झलक रहा था। क्या हुआ? क्या उसे काले लोहे की जंजीरों से नहीं बांधा गया था? क्या हो रहा है? वहां मौजूद कई दर्शक अचंभित थे। ये यून जंजीरों से मुक्त होकर एक ऐसे योद्धा के सामने आ गया था जो 6 मंजिला दाव महल का योद्धा था और साथ ही असंख्य अमर मंडप का रक्षक भी था। ये कैसे संभव था कि ये यून ने उनसे भिड़ते ही उसे तुरंत हरा दिया? सी यूशिन ने ये यून के चारों ओर बिखरी हुई काली लोहे की जंजीरों के टुकड़ों को देखा। उसके चेहरे से घमंडी और उद्दंड भाव आखिरकार गायब हो गया। दाव पैटर्न मिट गए। उसने ऐसा कैसे किया? सी यूशिन ने भौहें चढ़ाईं। पलक झपकते ही काले लोहे की जंजीरें एक धूसर धुंध में लिपट गईं। वह धूसर धुंध क्या थी? वास्तव में ज़ुओक्यूबो भी उस धूसर धुंध को नहीं पहचान पाता। सी यूशिन की तो बात ही छोड़िए, महाविनाश के नियम उनकी समझ से परे थे। 15 मिनट पहले ये यून पर काली लोहे की जंजीरें लगाने से पहले ही उसने प्रमुख विनाश शक्तियों को प्रसारित कर दिया था और अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र से युक्त विनाश चिन्हों को काली लोहे की जंजीरों में समाहित कर दिया था। इन विनाश चिन्हों में ब्रह्मांड की विनाशकारी शक्ति समाहित थी। काली लोहे की जंजीरों पर अंकित नियमित दाव पैटर्न को मिटाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। शुरू से ही ये यून ने हिंसा के माध्यम से प्रतिरोध करने की योजना बनाई थी। चूंकि किन वुफेंग भी इस मामले में शामिल था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि नगर प्रमुख किन इस मामले में दखल दे। जब तक मुझ पर हमला नहीं होगा, मैं हमला नहीं करूंगा। सी यूशिन, तुम आज मुझे मौत के घाट उतारना चाहते थे, तो मैं तुम्हारे साथ शांतिपूर्वक अमर महल में क्यों लौटूं? हियर कॉम टीवी पर अब तक के सबसे संतोषजनक चुंबन। ब्रेनबेरीज अध्याय 1169। एक ही प्रहार सब कुछ तय कर देगा। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। जब ये यून ने ये घोषणा की तो कुनहुआ पर्वत की तलहटी में मौजूद हजारों लोग सदमे में थे। सी यूशिन अपने साथ 4 रक्षक लेकर आया था और जब उसने ये यून को पकड़ा तो सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। इसके अलावा उसने किन वुफेन के लिए जाल बिछाने की योजना भी बना रखी थी ताकि कोई गड़बड़ी न हो। लेकिन अब 4 रक्षकों में से एक को ये यून ने मार डाला था। ये यून आसानी से काले लोहे की जंजीरों से मुक्त हो गया था और अब उसने घोषणा की कि वह सी यूशिन से इसका बदला लेगा। जो स्थिति ये यून के लिए एक बंद गली जैसी लग रही थी, उसमें एक चौंकाने वाला उलटफेर हुआ और इस तरह से हुआ कि सभी लोग हैरान रह गए। ये यून इतना असाधारण रूप से शक्तिशाली क्यों था? क्या उसने सचमुच असंख्य अमर मंडप के एक रक्षक को पल भर में मार डाला था? क्या वह केवल एक योद्धा नहीं था जिसने अभी अभी दाव महल के क्षेत्र में प्रवेश किया था? यदि ये यून की साधना का स्तर और आयु निश्चित होती तो उसकी प्रतिभा कितनी उच्च होती? ये तो बिल्कुल अकल्पनीय था। इसके अलावा ये यून न केवल युद्ध कौशल में निपुण था, बल्कि वह रसायन शास्त्र का भी उस्ताद था। वह एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसकी समझ का स्तर उनकी अपनी समझ से कहीं अधिक था। वहां जमा हुए अजनबियों के अलावा नगर स्वामी किन और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स भी अवाक रह गए थे। वुक्सिया, तुमने पहले कहा था कि यून की प्रतिभा असाधारण है, लेकिन सोचो कि वह पहले ही इतने अद्भुत स्तर पर पहुंच चुका है। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता था। वह वाकई कुछ साल पहले प्रभावशाली था, लेकिन इस स्तर तक नहीं। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स का मानना था कि वह पहले से ही यून के बारे में बहुत अच्छी राय रखती थी, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि केवल कुछ वर्षों के बाद ही यून की शक्ति इतने भयावह स्तर तक विकसित हो जाएगी। उस समय सी यूशिन यून के सामने था, उसकी आंखों में चमक थी। मैंने सोचा था कि मेरी यात्रा का नतीजा घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता पकड़ना होगा, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम एक भेड़िया होगे। बहुत खूब, मुझे हमेशा से भेड़ियों को पालतू बनाना पसंद रहा है। मैं तुम्हें वापस अमर महल ले जाऊंगा और तुम्हारे भेड़िए के दांत निकाल दूंगा, तुम्हें एक आज्ञाकारी छोटा कुत्ता बना दूंगा ताकि तुम फिर कभी विद्रोह न कर सको। धमाका! सी यूशिन से एक भयानक आभा निकली। उसकी पीठ पर टंगी तलवार एक कर्कश ध्वनि के साथ निकली और खून की किरण के साथ आगे बढ़ी, जिसे सी यूशिन ने पकड़ लिया। मायरीड सिटी की युवा पीढ़ी के नंबर 1 व्यक्ति का व्यक्तित्व पर्वत के समान विशाल था, जिसकी चोटी दिखाई नहीं देती थी। इसी वजह से लोगों के लिए उसकी ओर देखना मुश्किल था। 1 शताब्दी पूर्व में सर्वोच्च स्तर से नीचे के किसी भी योद्धा के बीच उसे अजेय माना जाता था, और अब उसका सामना ये यून से था जो दाव महल के प्रथम तल का योद्धा था। यद्यपि ये यून ने भयानक युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था, फिर भी सी यूशिन को जरा भी चिंता नहीं थी। उसकी शक्ति चारों रक्षकों से कहीं अधिक थी। सी यूशिन हमला करने ही वाला है। 8वें तल का दाव पैलेस पहले तल के दाव पैलेस के सामने। साधना स्तर में बहुत बड़ा अंतर है। लोगों को साफ दिख रहा था कि सी यूशिन ने अपनी शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा लिया था। वे ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि शायद सी यूशिन के जीवन में ये पहली बार था जब उसे अपने से इतने कमजोर प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा था। सी यूशिन हमेशा से अपने स्तर से ऊपर के लोगों से लड़ता आया था, तो फिर उसका विपरीत छोर पर होना कितना असामान्य था। हालांकि ये लड़ाई अलग है। ये यून की शक्ति असाधारण है। साधना स्तर में भारी अंतर के बावजूद मुझे नहीं लगता कि यह एक तरफा लड़ाई है। ये यून द्वारा बैंगनी वस्त्रधारी रक्षक को पल भर में मार गिराना ये दर्शाता है कि उसमें सी यूशिन का सामना करने की क्षमता है। हजारों की भीड़ में कई विशेषज्ञ भी मौजूद थे। उनका मानना था कि यून चमत्कार कर सकता है। सी यूशिन का युद्ध में सामना करने की क्षमता। हाँ, ज़ुओक्यूबो जोर से हंसा। लगता है हमारे उत्तराधिकारी इतने लंबे समय से सार्वजनिक नजरों से दूर रहे हैं कि बहुत से लोग उनकी शक्ति को भूल गए हैं। ये यून को हमारे उत्तराधिकारी के हाथों निश्चित रूप से करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ज़ुओक्यूबो भीड़ की अक्कलों से बेहद नाराज था। ये यून की ताकत सी यूशिन के बराबर कैसे हो सकती है? उसी क्षण ये यून ने अपनी शुद्धयान टूटी हुई तलवार निकाल ली थी। प्राचीन और साधारण दिखने वाली यह टूटी हुई तलवार जंग से ढकी हुई थी।
ये किसी भी तरह से चमकदार नहीं थी, लेकिन दिव्य रसायन शास्त्र के बर्तन के उदाहरण को देखते हुए हर कोई जानता था कि केवल इसलिए इस टूटी हुई तलवार को कमतर आंकना उचित नहीं होगा क्योंकि ये देखने में विशेष प्रभावशाली नहीं थी। ये यून, मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा। एक रसायनज्ञ के रूप में तुम्हारी भुजाएं ही काफी हैं। टांगे तुम्हारे लिए फिजूल खर्ची हैं। जैसे ही सी युशिंग ने बोलना शुरू किया, उसने अपनी तलवार से वार किया। उसके नीचे की धरती कांप उठी और एक विशालकाय दरार दिखाई दी, जो किसी जानवर के बड़े जबड़े की तरह धीरे धीरे हर दिशा में फैलती चली गई। सी युशेन की तलवार समुद्र से निकले बाढ़ के अजगर की तरह थी, जो सीधे ही यून की ओर दौड़ी। हमले की शक्ति अत्यंत प्रभावशाली थी। परिणामस्वरूप आसपास का क्षेत्र धंसकर एक पिंजरा बन गया, जिसने ये यून को जकड़ने का प्रयास किया। उसी समय तलवार की ऊर्जा ने जमीन को चीरते हुए बेतहाशा फैल गई। लोगों के तेजी से पीछे हटने के कारण उनका खून अफरा तफरी में बह गया। तलवार का हृदय। सी युशेन को पहले ही तलवार के हृदय के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। सभी लोग अचंभित रह गए। तलवार के इरादे से तलवार के हृदय तक पहुंचना एक तलवारबाज के लिए गुणात्मक परिवर्तन था। हालांकि इससे साधना स्तर में वृद्धि नहीं होती थी, लेकिन तलवार की आक्रमण शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती थी। मायरीड सिटी की युवा पीढ़ी में सी युशेन को नंबर 1 व्यक्ति माने जाने के लिए स्वाभाविक रूप से उसके पास कुछ असाधारण क्षमता होनी चाहिए। सी युशेन के जानलेवा हमले का सामना करते हुए ये यून ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसका इरादा था कि वह इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करे। शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार हाथ में लिए ये यून ने वार किया और पल भर में मानो दुनिया का प्रकाश निगल लिया गया हो, क्योंकि कहीं से एक विशाल काला भंवर प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो यह अनंत अराजकता से जुड़ा हो। ये यून के हमले ने मानो एक बिल्कुल नई दुनिया के द्वार खोल दिए हो। बूम! जैसे ही काला भंवर सी युशेन की रक्त लाल तलवार की किरण से टकराया, वह जोर से नीचे आ गिरा। दो अलग अलग ऊर्जाएं भयंकर रूप से आपस में टकराईं, लेकिन जैसा कोई कल्पना कर सकता था वैसा कोई भयानक विस्फोट या दोनों शक्तियों के बीच बराबरी का टकराव नहीं हुआ। जब काले भंवर का सामना खून जैसे लाल तलवार की किरण से हुआ, तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। काले भंवर ने सीधे खून जैसे लाल तलवार की किरण को हरा दिया और उसे निगलना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम! धमाकों की गूंज सुनाई दी और ये यून का हमला भाग्य के पहिए की तरह नीचे गिरा। उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि सी युशेन था। क्या? सी युशेन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका बेहद आत्मविश्वास से भरा हमला इस तरह करारी हार का सामना करेगा। उस काले भंवर का सामना करते हुए उसे ऐसा लगा मानो वह पूरे ब्रह्मांड के खिलाफ लड़ रहा हो। दाव पैलेस क्षेत्र में किसी कनिष्ठ प्रतिद्वंद्वी का सामना करना ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस भयानक दबाव ने सी युशेन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी विशालकाय वरिष्ठ योद्धा से लड़ रहा हो। हाँ, अपनी जान जोखिम में डालकर सी युशेन ने बिना किसी झिझक के रक्त का एक घूंट भरते हुए दहाड़ लगाई। तेजी से पीछे हटते हुए उसने एक छोटी हरी तलवार थूक दी। तलवार की लंबाई लगभग एक इंसान की हथेली जितनी थी, लेकिन वह क्रिस्टल जैसी थी। ऐसा लगता था मानो उसमें बुद्धि समाये हो और हर कोई एक नजर में समझ सकता था कि वह साधारण नहीं थी। वह छोटी हरी तलवार स्पष्ट रूप से सी युशेन का तुरुप का पत्ता थी। हालांकि काला भंवर बहुत तेज था। विनाश और सृजन को एक में समाहित करने वाले तलवार के हमले के परिणामस्वरूप महान दावनियमों द्वारा पूर्ण दमन हुआ। इसका सामना करना असंभव था। सी युशेन ने अभी अपनी छोटी सी तलवार प्रकट ही की थी कि तभी उसका शरीर भंवर में समा गया। उसका शरीर इतना ठंडा पड़ गया कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उस पल उसे यकीन हो गया कि वह मौत के बेहद करीब है। इससे सी युशेन बुरी तरह डर गया। वह स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था, सर्वोच्चता स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए अजय। भला ये यून उसे एक ही प्रहार में कैसे पराजित कर सकता था? सी युशेन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, जबकि ज़ुओक्यूबो का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने भविष्यवाणी की थी कि लड़ाई पूरी तरह एक तरफा होगी, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये यून सी युशेन को इतनी बेरहमी से हरा देगा। काचा! सी युशेन की तलवार की किरण पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, क्योंकि छोटी पन्ना हरी तलवार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले ही काले भंवर में समा गई। जैसे ही सी युशेन का शरीर भंवर की शक्ति से टुकड़े टुकड़े होने वाला था, सी युशेन ने उन्माद में चीख मारी। ये यून, तुम पागल हो गए हो। मैं असंख्य अमर मंडप का उत्तराधिकारी हूँ। अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम्हारी मौत निश्चित है। कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हालांकि इसका एकमात्र जवाब ये यून के होठों पर एक गंभीर मुस्कान थी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। इतना कहते ही ये यून ने अपनी तलवार नीचे की ओर मारी। पुआह! ये यून के प्रहार के कारण विनाश का भंवर अचानक आकार में सिकुड़ गया और सीधे सी युशेन के दांतियान में समा गया। सी युशेन के दांतियान में विनाश के नियम अचानक फट पड़े, जिससे एक स्पष्ट विस्फोट की आवाज सुनाई दी। सी युशेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट पर 10,000 पाउंड के हथौड़े से प्रहार किया जा रहा हो और असहनीय दर्द सीधे उसके दिल तक पहुंच गया हो। दर्द से कराहते हुए उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और कुनहुआ पर्वत की चट्टान से जोर से टकरा गया। बूम! 100 मीटर ऊंची चट्टान सी युशेन के जोरदार प्रहार से ढह गई। सी युशेन के शरीर के सभी छिद्रों से खून बह रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। उसकी नसों में मौजूद युवांची रिसने लगी और उसे लगा जैसे उसका शरीर रबर की गेंद की तरह पिचक रहा हो। तुम! उद्धरण चिन्ह! सी युशेन का चेहरा पीला पड़ गया था। वह किसी ताबूत से निकले शव से कम नहीं लग रहा था। ये यून के प्रहार ने उसके दांतियान को भेद दिया था। सी युशेन का अपने दांतियान से संबंध पूरी तरह टूट गया था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरे अथाह नरक में गिर गया हो। मेरा दांतियान, मेरा दांतियान! सी युशेन ने पागलों की तरह अपना पेट पकड़ लिया। ये यून ने एक ही बार में उसके दांतियान को नष्ट कर दिया था। विनाश नियमों द्वारा नष्ट किया गया दांतियान अपूरणीय था।
और एक बार किसी योद्धा का दांतियान नष्ट हो जाने पर उसकी साधना का स्तर लगभग समाप्त हो जाता था। उस क्षण से सी युशेन अपनी सारी साधना खो देगा। योद्धाओं के लिए साधना खोना मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक था। अचानक घटी घटना ने वहां मौजूद हजारों लोगों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। वे अविश्वास से यी यून को देख रहे थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे, काफी देर बाद भी बंद नहीं हो पा रहे थे। शुरू में लोगों का मानना था कि यह मुकाबला समान प्रतिभा वाले युवा खिलाड़ियों के बीच होगा। हालांकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लड़ाई इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी। एक ही वार, केवल एक ही वार की जरूरत थी और जीत तय हो गई। मायरीड सिटी की युवा पीढ़ी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सी युशेन का दांतियान नष्ट हो गया। ये यून एक जूनियर था जिसे किसी गुट का समर्थन प्राप्त नहीं था, फिर भी उसने सी युशेन के दांतियान को नष्ट करने का साहस किया। और सबसे भयावह पहलू ये यून का प्रहार था। ऐसा लगा मानो उसने एक बिल्कुल नई दुनिया के द्वार खोल दिए हों। यह एक ऐसा नियम था जिसका वर्णन करना लोगों के लिए कठिन था। यह उनकी समझ से परे था। क्या ये सृजन और विनाश है? किन जेंग्यांग को अभी अभी हुआ वह प्रहार याद आ गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रहार उसके दिल को चीर रहा हो। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे वह जीवन भर याद रखेगा। किन जेंग्यांग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दाव महल क्षेत्र के एक कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा किया गया एक प्रहार उनके दिल में जीवन भर के लिए अंकित रहेगा। अध्याय 1170, एक बार फिर वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। होला होला कुनहुआ पर्वत से लगातार बजरी लुढ़कती रही, जिससे चट्टानों के बीच पड़ा हुआ खून से लथपथ सी युशेन दिखाई दिया। वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसका चेहरा मोम के कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसके चेहरे से एक मृत्युलीय आभा निकल रही थी। असीम क्षमता से भरे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का दांतियान नष्ट हो गया था, जिससे वह एक साधारण नश्वर प्राणी बन गया था। वह इस आघात को कैसे सहन कर सकता था? युवा मास्टर यह दृश्य देखकर रुए और डोंग शियाओवान बेहद चिंतित हो गए। वे इस बात से खुश थे कि यी यून ने सी युशेन को हरा दिया था, लेकिन वे जानते थे कि अमृतावादी मंडप अपने होनहार उत्तराधिकारी को यी यून द्वारा अपन किए जाने को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। छोटे बदमाश, तू जुओक्यूबो की आवाज कांप रही थी। वह यी यून की प्रतिभा से चकित तो था, लेकिन साथ ही साथ बेहद क्रोधित भी था। क्या उसके सामने खड़ा यी यून सचमुच एक कनिष्ठ था? एक कनिष्ठ में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? सर्वोच्च शक्ति होने के नाते वह असंख्य अमर मंडप के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। हालांकि वह समय रहते सी युशेन को बचाने में असफल रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि सी युशेन आसानी से जीत हासिल कर लेगा। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि कुछ और भी हो सकता है। ये यून का प्रहार इतना भयानक था कि जुओक्यूबो को सी युशेन को बचाने का जरा भी समय नहीं मिला। ये यून ने अत्यंत निर्दयता से एक ही प्रहार में सी युशेन के दांतियान को चकनाचूर कर दिया। छोटे बदमाश, तुमने युशेन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? आज तुम्हारी भयानक मौत होगी। जुओक्यूबो की आंखों में अपार क्रोध और भयंकर हत्या का भाव भरा हुआ था। उसी क्षण यी यून ने शुद्धयान की टूटी हुई तलवार से वार किया। ध्यान से, वहां मौजूद असंख्य अमर मंडप के शिष्य घबरा गए। उन्हें लगा कि यी यून उन पर हमला करेगा, इसलिए वे जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि तलवार की किरण उनकी ओर नहीं, बल्कि असंख्य अमर महल के टेलीपोर्टेशन तंत्र की ओर निर्देशित थी। काचा, तलवार की किरण फट गई और एक भयानक तलवार ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, जिससे टेलीपोर्टेशन सरणी तुरंत नष्ट हो गई। मायरीड इम्मोर्टल पैलेस मायरीड सिटी से बहुत दूर स्थित था। मायरीड इम्मोर्टल पैलेस के लोग टेलीपोर्टेशन सिस्टम के जरिए आसानी से युद्धस्थल तक पहुंच सकते थे। ऐसे में अगर युद्ध लंबा चलता तो ये यून कभी बच नहीं पाता। उसके हमले ने मायरीड इम्मोर्टल पवेलियन से अतिरिक्त सैनिकों के आने की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जुओक्यूबो दहाड़ा और एक बूढ़े गिद्ध की तरह ऊपर की ओर उड़ गया। उसी समय जुओक्यूबो के पीछे एक विशाल पीतल का कड़ाहा प्रकट हुआ। यह बेहद भारी था और इसमें इतनी ताकत थी कि यह धरती को भी चूर चूर कर सकता था। इसने यी यून पर हमला कर दिया। जुओक्यूहाओ को अपंग करने और टेलीपोर्टेशन एरे को नष्ट करने के बाद जुओक्यूबो यी यून को कैसे छोड़ सकता था? वहां मौजूद हजारों लोग आंखें फाड़कर देख रहे थे। यह एक शक्तिशाली सर्वोच्च शक्ति का हमला था। जाहिर है सी युशेन का कोई भी प्रयास इसके सामने फीका पड़ सकता था। उच्च पदस्थ लोग आमतौर पर अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर कार्य करते थे। वे शायद ही कभी कनिष्ठों पर हमला करते थे, लेकिन उस समय जुओक्यूबो को प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। वह यी यून को अपंग करना चाहता था। अन्यथा जब सी युशेन उसके साथ गया था लेकिन अपनी दांतियान शक्ति नष्ट होने के साथ लौटा था, तो वह संप्रदाय को कैसे जवाब देता? सर्वोच्च शक्ति के हमले के बावजूद यी यून शांत रहे। जब उन्होंने 7 स्टार दाव पैलेस पर आक्रमण किया था, तब भी उनका सामना एक सर्वोच्च शक्ति से हुआ था। हालांकि यी यून महल के स्वामी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे, फिर भी वे सुरक्षित पीछे हट गए थे। सर्वोच्च शक्ति से उन्हें तत्काल कोई खतरा नहीं था। यदि उसे इस बात का भरोसा नहीं होता तो यी यून ने सबसे पहले सी युशेन पर हमला ही नहीं किया होता। क्लैंग, शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार ने एक ऐसी गर्जना उत्पन्न की जो अजगर की दहाड़ जैसी थी, जब उसने विशाल कांस्य कड़ाही पर प्रहार किया। उसी क्षण एक अवर्णनीय तलवारबाजी की मुद्रा ने पूरे भूभाग को घेर लिया। वहां मौजूद हजारों योद्धा, जिनकी साधना का स्तर सर्वोच्चता से नीचे था, तलवार की किरण को देखते ही अपनी भौहों पर तलवार की ऊर्जा का दबाव महसूस करने लगे। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी अपनी तलवारें भी प्रतिक्रिया में कांप उठीं। ऐसा लग रहा था मानो यी यून की तलवारबाजी की शैली ने उन्हें अपनी म्यान से बाहर निकलने के लिए उकसाया हो। तलवार का हृदय। लोगों को तुरंत एहसास हो गया कि यी यून ने भी तलवार के हृदय के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली थी। इतना ही नहीं, उसकी अंतर्दृष्टि सी युशेन की उपलब्धि से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ऐसी अफवाह थी कि उनकी उम्र परियुकिन और परिवुक्सिया के लगभग बराबर थी। ये कल्पना से परे था कि उन्होंने तलवार के हृदय के बारे में इतनी गहन अंतर्दृष्टि कैसे प्राप्त कर ली।
उसकी प्रतिभा सी युशेन की प्रतिभा से कहीं अधिक असाधारण थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सी युशेन उसके हाथों पराजित हुआ। धत्तेरे की एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और पीतल का बड़ा बर्तन बुरी तरह कांप उठा। ये यून ने एक ही बार में उसे मोड़ दिया था। जुओ क्यूबो की मानसिकता उस कड़ाही से जुड़ी हुई थी, इसलिए पीछे हटते ही उसने तुरंत अपने जीवन रक्त में तीव्र हलचल महसूस की। आखिरकार वह सिर्फ एक रसायन शास्त्री था, शक्ति के मामले में वह सबसे कमजोर सर्वोच्च शक्तियों में से एक था। सीधे मुकाबले में वही यून पर कोई बढ़त हासिल नहीं कर सका। किस प्रकार की वास्तविकता में प्रथम मंजिल पर स्थित दाव महल एक सर्वोच्च शक्ति के बराबर हो सकता है, हम उसे जाने नहीं दे सकते, वरना इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। अगर उन्होंने सिर्फ एक प्रतिभाशाली रसायन शास्त्री को नाराज किया होता तो समस्या तो होती, लेकिन इससे अमर मंडप की नींव नहीं हिलती। लेकिन अगर उन्होंने किसी अद्वितीय प्रतिभा वाले बेमिसाल प्रतिभावान व्यक्ति को नाराज किया तो ये यून कुछ 100 वर्षों में अमर मंडप पर घेराबंदी कर सकता है और उन सभी का सफाया कर सकता है। जुओ क्यूबो ने अचानक एक ध्वनि संचार मंत्र को तोड़कर मायरी इमॉर्टल पवेलियन को चेतावनी दी। उसी समय उसने ये यून पर हमला करने के लिए अपना विशाल कड़ाहा फिर से प्रकट किया। जुओ क्यूबो, तुम अति मत करो। एक ठंडी दहाड़ के साथ किन झेंगयांग ने एक कदम आगे बढ़ाया। वह तुरंत जुओ क्यूबो के सामने प्रकट हो गया और उसे दमनकारी बल्कि एक विशाल लहर से घेर लिया। इससे जुओ क्यूबो को झटका लगा और वह अचानक रुक गया। ये सोचना कि एक सर्वोच्च शक्ति होने के नाते आप अपनी पूरी ताकत से एक कनिष्ठ पर हमला कर रहे हैं। आप सचमुच जितने लंबे समय तक जीवित रहते हैं उतने ही पतित होते जा रहे हैं। इससे पहले जब सी युशिन ने हमला किया था तब किन झेंगयांग निष्क्रिय रूप से किनारे खड़ा रहा था, लेकिन वह हजारों वर्षों से जीवित रहे जुओ क्यूबो को 100 वर्ष से कम आयु के एक कनिष्ठ पर गंभीर हमला करने की अनुमति कैसे दे सकता था। किन झेंगयांग, क्या तुम मेरे असंख्य अमर मंडप का विरोध कर रहे हो? जुओ क्यूबो चिंतित और क्रोधित दोनों महसूस कर रहा था। वह असहाय होकर देखता रहा जब ये यून ने एक छोटा सा शिवालय प्रकट किया। यह कोई और नहीं बल्कि गॉड एडवेंट टॉवर था। गॉड एडवेंट टॉवर को देखते ही जुओ क्यूबो का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह काफी पढ़ा लिखा था और तुरंत समझ गया कि यह उत्कृष्ट गुणवत्ता का चलता फिरता निवास है। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि यून दाव महल का एक कनिष्ठ सदस्य था, यहाँ तक कि जुओ क्यूबो ने भी माई रीड सिटी में अपने वर्षों के कीमियाई अभ्यास के दौरान इस तरह का उच्च श्रेणी का चल अड्डे प्राप्त नहीं किया था। शाओवान, रूप ए, विरोध मत करो, अंदर जाओ। ये यून ने हाथ हिलाया और गॉड एडवेंट टावर उड़ गया। डोंग शियाओवान और रूप एर आज्ञाकारी रूप से अपनी जगह पर खड़ी रहीं और खुद को गॉड एडवेंट टावर में समाहित होने दिया। सी युशेन को अपन करने के बाद ये यून को पता चल गया था कि मैरिड अमर मंडप अब उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसे वहां से निकलना ही था। स्वाभाविक रूप से रूप एर और डोंग शियाओवान भी मैरिड नगर में नहीं रह सकते थे, वरना मैरिड अमर मंडप उन दोनों पर हमला कर सकता था जब वे उसे ढूंढ नहीं पाते। और वीणा वादन में जाने से पहले ही उसने लिंगशी एर को गॉड एडवेंट टॉवर में रख दिया था। उसने मायरी इमॉर्टल पवेलियन को नाराज कर दिया था, तो वही यून शिन लॉफ्ट में लिंगशी एर को अकेला छोड़कर कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता था। तुम जा रहे हो? किन झेंगयांग ये यून के हाव भाव से समझ गया कि वह भाग रहा है। उस समय ये यून के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं ये यून मिलियट सिटी को नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा। नगर स्वामी किन, यदि आपको कोई आत्मा वापसी जड़ मिले तो कृपया उसे मेरे लिए प्राप्त कर ले। मैं भविष्य में आपका बहुत आभारी रहूंगा। जैसे ही ये यून ने बोलना शुरू किया, वह गॉड एडवेंट टॉवर में प्रवेश कर गया, जो प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और दूर तक उड़ गया। जुओ क्यूबो असहाय होकर पैगोडा को उड़ते हुए देखता रहा, वह उसे रोक नहीं सका। किन झेंगयांग की अनदेखी करते हुए उसके पास ये यून को रोकने की भी ताकत नहीं थी। हालांकि उसने आवाज भेजी थी, लेकिन टेलीपोर्टेशन सिस्टम पहले ही नष्ट हो चुका था। जब तक मायरी इमॉर्टल पवेलियन को खबर मिलती और वे उसकी मदद के लिए पहुंचते, तब तक ये यून हजारों मील दूर जा चुका होता।